नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग पीआईबी न्यूज़ कवर करने वाले हैं 16 मई से लेकर के 31 मई तक का। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 मई से लेकर के 15 मई तक का पीआईबी न्यूज़ ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो आपको संकलन 2.0 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर जाना और प्लेलिस्ट में देखना संकलन 2.0। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आरबीआई ग्रेड बी के रिगार्डिंग और रेगुलेटरी बॉडीज के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर्स है उसको अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो हमारे पिछले सारे पुराने वीडियोज। ठीक है, अब हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पीआईबी न्यूज ऑफ मे 16 टू 31। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि किस तरीके से हम लोग पीआईबी न्यूज को कवर करते हैं। एक बार जानकारी ले लो और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पीआईबी न्यूज को एक एक करके देखने में, है ना। सबसे पहले हर एक न्यूज के लिए मैंने आपको नोट्स दिया है। हर एक न्यूज के लिए आपको एक नोट्स मिलेगा। ये नोट्स में मैं सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड कर देता हूँ जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नोट्स है, इससे हम लोग चीजों को समझेंगे और इसको ही याद करेंगे। इसके बाद इसको हम लोग रीड कर लेंगे। ठीक है, तो हर एक न्यूज के लिए हम लोग ये सेम फॉर्मूला अपनाएंगे। नोट्स को समझेंगे, नोट्स को याद कर लेंगे और टेक्स्ट को रीड कर लेंगे। ठीक है, और जब सारा न्यूज को हम लोग देख लेंगे तो वापस से हम लोग समरी करेंगे, जब हम लोग सारा न्यूज को एक बार फिर से समराइज कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये पहला न्यूज है हमारा एपीआई फेलिसिटेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो देखो, अटल पेंशन योजना फेलिसिटेशन प्रोग्राम ये पीएफआरडीए करवा रहा है। ठीक है, तो पीएफआरडीए क्या कर रहा है, ऐसा बैंक्स जो कि ज्यादा लोगों को अटल पेंशन योजना के अंदर सब्सक्राइब करवाया है उनको हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। हम लोग मतलब कि पीएफआरडीए अवार्ड दे रहा है। पीएफआरडी किनको अवार्ड दे रहा है, उन बैंक्स को। ठीक है, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटल पेंशन योजना के अंदर लेकर के आए हैं इन एफ 26। तो डेटा कहता है कि 1.35 करोड़ लोग FY26 के अंदर सब्सक्राइब हुए हैं अटल पेंशन योजना, जिसमें से 55% जो है वो वुमेन है। वेरी इंप्रेसिव, 55% वुमेन सब्सक्राइबर्स है FY26 के अंदर, है ना। अभी देखते हैं टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन रहा है, किस किस को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन रहा है, जिन्होंने भी एनुअल टारगेट को कंप्लीट किया है उन्हीं को मिला होगा अवार्ड। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एसबीआई को मिला है, यूनियन बैंक को मिला है, यूको बैंक को मिला है। एसबीआई ने 116% एनुअल टारगेट को कंप्लीट किया है, इसीलिए इनको अवार्ड मिला है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर आईडीबीआई को मिला है। क्यों? क्योंकि आईडीबीआई ने 156% टारगेट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आरआरबी के अंदर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, ठीक है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, मेघालय रूरल बैंक और पंजाब ग्रामीण बैंक, असम ग्रामीण बैंक, इन सब को फेलिसिटेट किया गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है अवार्ड और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को अवार्ड मिला है। ठीक है, और स्टेट लेवल बैंकिंग कमिटी, इसके अंदर झारखंड का जो स्टेट लेवल बैंकिंग कमिटी है उसको अवार्ड मिला है, बिहार को मिला है और वेस्ट बंगाल को मिला है। यही न्यूज था। तो अटल पेंशन योजना फेलिसिटेशन प्रोग्राम के अंदर पीएफआरडीए जो है उन बैंक्स को फेलिसिटेट किया है जिन बैंक्सों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाया था अटल पेंशन योजना के अंदर। तो देखा गया है कि 1.35 करोड़ लोग जो हैं वो FY26 के अंदर सब्सक्राइब हुए हैं, जिनमें से 55% वुमेन। ठीक है, अभी हम लोग इसको रीड कर लेते हैं ना, यहाँ से रीड कर लेते हैं। तो पीएफआरडीए जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है एपीआई एनुअल फेलिसिटेशन प्रोग्राम। इसके अंदर 53 एपीआई सर्विस प्रोवाइडर को फेलिसिटेट किया गया है, 10 स्टेट लेवल बैंकिंग कमिटीज यानी एसएलबीसीज को अवार्ड दिया गया है, फेलिसिटेट किया गया है। टॉप 5 ब्रांचेस और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी अवार्ड दिया गया है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन अचीविंग द एनुअल टारगेट अंडर अटल पेंशन योजना। ठीक है, 1.35 करोड़ सब्सक्राइबर है जिनको ऐड किया गया है इन FY26। ये हाईएस्ट एवर एनुअल एनरोलमेंट है। ठीक है, इसको आप याद रखना, ये हाईएस्ट एवर एनुअल एनरोलमेंट है। इसमें से वुमेन कितनी है, 55.14%। टॉप परफॉर्मिंग बैंक कौन कौन सा रहा है इन टर्म्स ऑफ अचीविंग एनुअल टारगेट, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, मेघालय रूरल बैंक और पंजाब ग्रामीण बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक। प्राइवेट बैंक्स के अंदर आईडीबीआई बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। एसएलबीसी यानी स्टेट लेवल बैंकिंग कमिटीज के अंदर झारखंड का एसएलबीसी, उसके बाद बिहार का एसएलबीसी और वेस्ट बंगाल का एसएलबीसी को अवार्ड मिला है, इनको फैसिलिटेट किया गया है। सिंपल, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और इंपावरमेंट,
इन्होंने क्या किया है, 2 ऐप लॉन्च किया है। दोनों ऐप का नाम क्या है? एक ऐप का नाम है जीवन ऐप, ठीक है, जीवन का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। दूसरा क्या है? दूसरा है शतायु ऐप। शतायु का फुल फॉर्म क्या है? सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। ठीक है, समझते हैं, दोनों समझते हैं क्या है। ठीक है, जीवन ऐप जो है ये जीवन को आसान बनाने के लिए ऐप है, और शतायु ऐप जो है ये जीवन को लंबा बनाने के लिए ऐप है। मतलब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने क्या किया है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, उनके लिए दोनों ऐप लाया है। सीनियर सिटीजन के लिए जीवन ऐप क्या करेगा? सीनियर सिटीजन का जीवन को आसान करेगा। कैसे भाई, कैसे? सीनियर सिटीजन का जो भी गवर्नमेंट स्कीम रहता है, तो उन गवर्नमेंट स्कीम का इंफॉर्मेशन आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएगा, जीवन ऐप के अंदर। तो जीवन ऐप जब भी आप खोलोगे, उसमें लॉगिन करोगे, तो आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए जो भी अभी गवर्नमेंट स्कीम चल रहा है उसका इंफॉर्मेशन आपको जीवन ऐप के अंदर मिलेगा। आपको मान लो कि इमरजेंसी असिस्टेंस चाहिए, ठीक है, कभी भी सीनियर सिटीजन को तो कभी भी इमरजेंसी सपोर्ट चाहिए होता है। मान लो कि कहीं पर गिर गया या फिर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ गया, उस समय इमरजेंसी सपोर्ट चाहिए, तो वहां पर एक इमरजेंसी टोल फ्री नंबर होता है, उसमें आप कॉल करोगे, टू, हेलो, हम गिर गए हैं, जल्दी आओ यहाँ पर, आदमी को भेजो, तो वहां पर आएगा, आदमी आएगा, आपको हेल्प करेगा। ठीक है, दादाजी दादी जी को हेल्प करेगा। तो इमरजेंसी असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है ये ऐप। उसके बाद अगल बगल में कोई सीनियर सिटीजन होम्स है, जहां पर जाकर के एक सीनियर सिटीजन आराम से रह सकता है, सरकारी वैसा होम बना हुआ है, तो वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस ऐप के अंदर। तो जीवन ऐप है, इसके अंदर गवर्नमेंट स्कीम का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इमरजेंसी असिस्टेंस आप ले सकते हो कॉल करके। ठीक है, और सीनियर सिटीजन का घर अगल बगल में है तो वो भी आपको मैप के अंदर दिखाएगा। ये हो गया जीवन आसान करने के लिए ऐप। फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंस नेटवर्क। ओके, उसका दूसरा ऐप है शतायु ऐप। शत आयु मतलब कि 100 साल का आयु वाला, ठीक है, जिसका एज 100 ईयर्स तक हो गया, यानी कि जीवन को लंबा करने का बात हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखो, सीनियर सिटीजन को ना बहुत सारा केयर गिवर का जरूरत होता है। जैसे आपके घर में मान लो कोई बुजुर्ग है, तो आपके घर में आप उनको हेल्प कर देते होंगे, ठीक है, या फिर आपके मम्मी आपके पापा उनको हेल्प कर देते होंगे। लेकिन बहुत सारा ऐसा ओल्ड एज लोग होता है, सीनियर सिटीजन होता है, जिसको हेल्प करने वाला केयर गिवर कोई नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन होते हैं जिनको बाथरूम करने में प्रॉब्लम होता है, वो बाथरूम तक भी नहीं जा सकते हैं, खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं, तो उनके लिए एक केयर गिवर चाहिए होता है जो कि उनको ये सब काम में हेल्प करे, समय पर दवाई दे। तो केयर गिवर जो है वो मोस्टली रहता है, लेकिन बहुत सारे केस में तो नहीं रहता है। हर सीनियर सिटीजन तो इतना लकी नहीं होता है कि उसके पास एक सपोर्टिव फैमिली हो। तो उस केस में शतायु ऐप हेल्प करता है। शतायु ऐप के अंदर दिखाता है कि अगल बगल में जो कितना सारा केयर गिवर है, आपका लोकेशन देखेगा और बोलेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना केयर गिवर है, आप उसको बुला सकते हो, या फिर इस स्टेट के अंदर कहाँ कहाँ केयर गिवर अवेलेबल है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो शतायु ऐप जो है वो आपका एज को लंबा करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, कि आपको केयर मिलता रहे तो आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे। और जीवन ऐप जो है वो इसलिए बनाया गया है ताकि आपका जीवन आसान हो सके, वहां पर गवर्नमेंट स्कीम का आप बेनिफिट ले सको, इमरजेंसी असिस्टेंस ले पाओ, ठीक है, सीनियर सिटीजन होम्स अगर बगल में है तो वो देख पाओ, है ना। जैसे जब बागबान हो गया, बागबान बागबान लोगों के लिए बनाया गया। बागबान फिल्म आप देखें, उसमें क्या होता है, सीनियर सिटीजन को लगता है कि भाई उसके लिए तो कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा पीड़ित आदमी वही है, तो भाई अमिताभ बच्चन, तुम जीवन ऐप डाउनलोड कर लो और शतायु ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, केयर गिवर भी मिलेगा और आराम से तुम कर लेना काम। ठीक है अमिताभ बच्चन, ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरा न्यूज देखते हैं। नहीं, दूसरा न्यूज नहीं देखते हैं, इसको रीड करेंगे, इस न्यूज को रीड करते हैं। इसमें कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, इन्होंने लॉन्च किया है जीवन और शतायु ऐप। जीवन का फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन मिलता है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स, इमरजेंसी असिस्टेंस मिलता है एंड सपोर्ट सर्विसेज मिलता है, और डिटेल्स ऑफ सीनियर सिटीजन होम सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, शतायु ऐप के बारे में जानूं, शतायु ऐप का फुल फॉर्म क्या है? सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर यूटिलिटी। इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है जो भी गेरियाट्रिक केयर गिवर्स हैं, वो अगल बगल में कहाँ पर है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। गेरियाट्रिक केयर गिवर का मतलब होता है जो कि सीनियर सिटीजन को केयर देते हैं। ठीक है, एक तो बच्चों लोग को भी केयर देता है, वो भी एक केयर गिवर हुआ, एक बूढ़े लोगों को केयर गिवर देता है, वो भी एक केयर गिवर हुआ। जो बूढ़े लोगों को केयर गिवर होता है वो कौन होता है? गेरियाट्रिक केयर गिवर होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भव्य स्कीम। भव्य का फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना। तो ये जो स्कीम है ना, ये हम लोगों ने देख रखा है, फरवरी महीने में शायद देखा था। तो उस समय ये वाला स्कीम अप्रूव हुआ था, अभी इसका ऑपरेशनल गाइडलाइंस आया है। तो अब ये स्कीम क्या है देखते हैं। ठीक है, स्कीम के अंदर क्या होता है सब समझते हैं। देखो, 2 पेज में कितना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जो समझेंगे ना नोट्स के माध्यम से, आपको लगेगा बस इतना आसान था क्या, डिफिकल्ट तो था ही नहीं। ठीक है, देखते हैं। देखो क्या है, आपको दिख रहा है कि नहीं बढ़िया से? दिख रहा है, चलो। इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव दे रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपर को कि वो 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए। प्लग एंड प्ले मॉडल में 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए। मतलब क्या, अभी यहाँ देखो आप। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, मान लो कि ये एक इंडस्ट्रियल पार्क है। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल पार्क है, मतलब एक बड़ा सा लैंड है। फॉर एग्जाम्पल 100 एकड़ का एक लैंड है। अब 100 एकड़ का लैंड में आप अपना काम करने चालू करने वाले हो। ठीक है, आप जापान से आए हो और इंडिया में आप अपना फैक्ट्री सेटअप करने वाले हो और वहां पर काम करवाओगे। तो आप यहाँ आके क्या करोगे, आप जापानीज लोग हो, आप आए हो यहाँ पर, तो फैक्ट्री पहले बनाओगे, रोड बनाओगे, एकदम हाई लेवल रोड बनाओगे, टेस्टिंग लैब बनाओगे, है ना, क्या क्या बनाओगे, टेस्टिंग लैब बनाओगे। उसके बाद फिर आपका जो भी डेटा रहता है वो डेटा के लिए आप डेटा सेंटर बनाओगे। ठीक है, डेटा सेंटर बनाओगे, फैक्ट्री बनाओगे, फैक्ट्री सेटअप कराओगे। ये जो इंटरनल रोड है, फैक्ट्री, ये जो पार्क के अंदर रोड बना हुआ है, ये रोड आप बनाओगे। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम आप बनाओगे, वर्कर लोगों के लिए क्वार्टर बनाओगे, है ना, वर्कर के लिए हाउसिंग बनाओगे, ड्रेनेज सिस्टम बनाओगे, ये पूरा का पूरा आप इंडस्ट्रियल पार्क बनाओगे। इसके बाद आप काम चालू करोगे। सोचो, मतलब कि 1 साल तो आप यही सब करते रह गए, घर बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वहां पर डेटा सेंटर बना रहे हैं, टेस्टिंग लैब्स बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, कैंटीन बना रहे हैं, यही सब काम करते करते आप पूरा 1 साल बिता दिए। तो आप तो कैसे काम करोगे फिर, बताओ। 1 साल तक आप यही सब बना रहे हैं तो सरकार क्या बोल रहा है, सरकार बोल रहा है कि जापानीज कंपनी, अमेरिकन कंपनी, तुम लोग यहाँ पर आना चाहते हो और सीधा काम करना चालू करना चाहते हो, तो एक काम करते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल डेवलपर को बोल करके पहले ही इंडस्ट्रियल पार्क बना देते हैं। तुम लोग आना, पैसा दे करके काम चालू कर देना। तो यही यहाँ पर सरकार कह रहा है कि भव्य स्कीम के अंदर हम लोग इस तरह का रेडीमेड पार्क बनाएंगे। अब रेडीमेड पार्क किसको बनाने के लिए बोलेंगे, जो इंडस्ट्रियल डेवलपर होगा उसको बनाने के लिए बोलेंगे। और इंडस्ट्रियल डेवलपर को बनाने बोलेंगे और उसको इंसेंटिव भी देंगे। अब बोलेंगे कि देखो मिनिमम 100 एकड़ का तुम इंडस्ट्रियल पार्क बनाओ, जहां पर तुम फैक्ट्री शेड भी बनाओ। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इंटरनल रोड्स बनाओ, ड्रेनेज बनाओ, वर्कर फैसिलिटी बनाओ। ठीक है, ये सारा काम करो। सारा काम मतलब कि 3 काम, मेन 3 काम तुम करो। ठीक है, कौन 3 काम मेन, एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इंटरनल रोड, ड्रेनेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और यूटिलिटीज, ये सब पहले बनाओ। ठीक है, साथ में वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाओ, जैसे रेडीमेड फैक्ट्री शेड बनाओ, वेयर हाउस बनाओ, टेस्टिंग लैब बनाओ। इसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कर जो वहाँ काम करेगा उसके लिए हाउसिंग बना दो, उसका सपोर्ट के लिए और भी तुम काम वहाँ पर कर दो। तो ये करने के लिए हम लोग जो इंडस्ट्रियल डेवलपर है उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। ठीक है, आप बोलोगे कितना इंसेंटिव। ठीक है, तो समझते हैं, थोड़ा देर बाद समझते हैं कितना इंसेंटिव। पहले समझो कि ये जो 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए बोले हैं, उसका एक कंडीशन है कि वो जो एरिया होगा वो मिनिमम 100 एकर्स का होगा। मिनिमम 100 एकर्स का वो एरिया होगा नॉर्मल स्टेट्स के लिए। ठीक है, 100 एकर्स का वो एरिया होगा और मैक्सिमम 1000 एकर्स का वो एरिया होगा। ठीक है, तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन जो स्मॉलर और हिली एरियाज है, वहां पर सोचो कि कोई इंडस्ट्रियल डेवलपर स्मॉलर और हिली एरियाज में 100 एकड़ का बना पाएगा क्या इंडस्ट्रियल पार्क, नहीं बना पाएगा, क्योंकि वहां जगह का कमी होता है। तो वहां पर बोल रहे हैं कि वहां पर मिनिमम 25 एकड़ का तुमको बनाना पड़ेगा इंडस्ट्रियल पार्क, तभी तुमको इंसेंटिव मिलेगा। डन। अब इंसेंटिव कितना मिलेगा भाई ये भी बता दो। अगर कोई गवर्नमेंट या फिर स्टेट डेवलपर, ठीक है, गवर्नमेंट बैक्ड स्टेट डेवलपर है, तो उसको कितना मिलेगा, अप टू 1 एकड़, 1 करोड़ पर एकड़। तो अप टू 1 करोड़ पर एकड़ मिलेगा अगर कोई गवर्नमेंट बैक्ड डेवलपर है या फिर स्टेट डेवलपर है। अगर मान लो कोई प्राइवेट डेवलपर है, तो उन लोगों को हम लोग कितना इंसेंटिव देंगे, 50 लाख पर एकड़।
और 50% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट विच एवर इज लोअर। ठीक है, इतना देंगे। आप बोलोगे तो नाइंसाफी है भाई, गवर्नमेंट और स्टेट डेवलपर को आप 1 करोड़ पर एकड़ दे रहे हैं और प्राइवेट डेवलपर को सिर्फ 50 लाख पर एकड़ दे रहे हैं। ये इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि बस ऐसे ही दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, बस ऐसे ही दे रहे हैं। तो ये जो भव्य स्कीम आया है, ये बहुत भव्य है। ठीक है, तो इसका आउटले कितना रखा गया है? आउटले रखा गया है 33,660 करोड़ रुपया। ड्यूरेशन कितना है? FY 27 to FY 32। कितना साल के लिए? 6 साल के लिए है क्या? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 6 साल के लिए। ठीक है, अब ये जो हम लोग 100 इंडस्ट्रियल पार्क को हम लोग देने वाले हैं इंसेंटिव, ये हम लोग 100 इंडस्ट्रियल पार्क कैसे सेलेक्ट करेंगे कि किसको इंसेंटिव देना है नहीं देना है? तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन 7 क्राइटेरिया। 7 क्राइटेरिया पे हम लोग जज करके देंगे। देखेंगे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी कैसा है। ठीक है, मतलब कि जो भी फैक्ट्री हम लोग सेटअप किए हैं, मान लो कि ये पूरा इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किए हैं। ठीक है, और एक पार्क है जहां पर रोड भी है, ठीक है, बगल में एरोप्लेन भी उड़ता है और बगल में शिप ये भी है, मतलब कि शिप से आप ट्रेवल भी करवा सकते हो। तो ऐसा जो होगा इंडस्ट्रियल पार्क, इसको ज्यादा इंसेंटिव देंगे। और मान लो कि कोई ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क है जो कि गांव में है, गांव में है ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क, और वहां पर सिर्फ रोड का ही कनेक्टिविटी है, एक ही मोड से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो वहां पर थोड़ा सा कम हम लोग इंसेंटिव देंगे। तो हम लोग पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, यानी कितना मोड से वो कनेक्टिविटी है वहां पर। दूसरा साइट सुटेबिलिटी, आप जो वहां पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाए है वो कहाँ बनाए हो? जंगल के बीच में बना दिए हो क्या? तो वो तो प्रैक्टिकल नहीं होगा, वहां साइट सुटेबल नहीं है, तो वो भी देखेंगे हम लोग। तीसरा क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या आप ऐसा फैक्ट्री शेड बनाए हैं जो कि अगर हवा आएगा तो फैक्ट्री का जो शेड है वो उड़ जाएगा? ऐसा तो नहीं बना दिया ना। तो उसके बाद मान लीजिए रोड बनाए हैं, वो आधा कचरा वाला रोड बना दिए हैं, ऐसा तो नहीं कर दिया ना। तो क्वालिटी देख करके भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या होता है कि अगल बगल में आपका कोई दूसरा तीसरा इंडस्ट्री है कि नहीं है, अगर वो है तो आपको ज्यादा मिलता है। तो ये हो गया आपका चौथा क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। पांचवा है पॉलिसी फेलिसिटेशन, आप जिस स्टेट में बना रहे हो इंडस्ट्रियल पार्क, क्या वो स्टेट जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए थोड़ा सा हेल्प करता है पॉलिसी के लिए? तो ये भी हम लोग देखेंगे। डिजिटल गवर्नेंस रेडीनेस को भी देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, कि आप लंबे समय तक इस इंडस्ट्रियल पार्क को चला पाओगे या नहीं चला पाओगे, मतलब कि सस्टेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्लियर? ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं था, सिंपल है ना। गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रहा है ताकि 100 इंडस्ट्रियल पार्क बने, जिसका मिनिमम 100 एकड़ होना चाहिए, मैक्सिमम 1000 एकड़ होना चाहिए, और स्मॉल और हिली एरियाज में 25 एकड़ मिनिमम होना चाहिए। इसमें इंसेंटिव मिल रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क में 3 चीज होना चाहिए: कोर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके लिए सरकार जो है वो इंसेंटिव दे रहा है। जो गवर्नमेंट स्टेट डेवलपर होगा उसको कितना तक मिल सकता है? अप टू 1 करोड़ पर एकड़। और जो प्राइवेट डेवलपर है उसको कितना मिल सकता है? 50 लाख पर एकड़, और 50% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट विच एवर इज लोअर। ठीक है, 7 क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, और 7 क्राइटेरिया पे हम लोग देखेंगे कि किसको कितना ज्यादा या किसको कितना कम इंसेंटिव देना है। क्लियर? डन। आगे हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, DPIIT ने ऑपरेशनल गाइडलाइंस रिलीज किया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भव्य स्कीम। देखो, भव्य स्कीम का यहीं कहीं पर भी मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा है, लेकिन इसका फुल फॉर्म मुझे याद है। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसका? भारत औद्योगिक विकास। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप इन्वेस्टमेंट रेडी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर टू इनेबल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट, देयर बाय एडिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ता रहे, इसीलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट रेडी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके दे रहे हैं, ताकि कोई भी कंपनी आओ और काम करने चालू कर दो। ठीक है, द स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 100 इंडस्ट्रियल पार्क। पहले फेज में 50 होगा, दूसरे फेज में 50 होगा। कौन मिनिस्ट्री ये करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आउटले कितना रखा गया है? 33,660 करोड़। ठीक है, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंड है 60 करोड़ का। 6 साल का ड्यूरेशन है, FY 27 से लेकर FY 32 तक। ठीक है, इसके बाद इसमें कौन कौन बेनिफिट ले सकता है? जो वहां काम करेगा वो बेनिफिट ले सकता है ना। तो प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन है? जो मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, या बिजनेस है, MSME है, स्टार्टअप है, जो कि ये खोज रहा था कि ऐसा हम लोग रेडीमेड जगह मिल जाए, तो उन लोग को मिल जाएगा बेनिफिट। दूसरा सेकेंडरी बेनिफिशियरीज कौन है? वर्कर, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर,
ठीक है, वर्कर जो रहेगा वहां पर उसको फैसिलिटी मिला हुआ है, घर रहने को मिला है, सब कुछ मिलेगा, कैंटीन का सुविधा मिल जाएगा, तो वो हो गया सेकेंडरी बेनिफिशियरीज। प्रोजेक्ट को मैनेज कौन कर रहा है? NICDC, ठीक है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है? इसी के अंदर हो रहा है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर हो रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क का एरिया कितना बड़ा होना चाहिए? तो मैक्सिमम 1000 करोड़ एकर्स का होना चाहिए, तो मिनिमम 100 एकर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 1000 एकड़ का होना चाहिए। लेकिन जो नॉन हिली सॉरी जो हिली एरियाज है उनके लिए 25 एकर्स मिनिमम एरिया होना चाहिए। हम लोग 7 क्राइटेरिया पे देख करके ही कोई भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। ये 7 क्राइटेरिया कौन कौन सा है? तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, साइट स्टेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम स्ट्रेंथ, पॉलिसी फैसिलिटेशन, डिजिटल गवर्नेंस रेडीनेस, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। इसका फाइनेंशियल सपोर्ट, 1 करोड़ पर एकड़ तक का आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा 3 चीज बनाने के लिए, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, वैल्यू एड इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। साथ में अगर कोई प्राइवेट डेवलपर के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग जो है वो 50 लाख मिलेगा, 50 लाख पर एकड़ या 50% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट विच एवर इज लोअर, ठीक है। इसमें से 25% खर्चा है वो आप कर सकते हो टुवार्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो आपने बना दिया है, ये इंडस्ट्रियल पार्क बना दिया है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यहाँ से और रोड बनाएं और ये जो रोड है ये यहाँ पर एयरपोर्ट में कनेक्ट हो जाए, तो ये तो बाहर का खर्चा हो गया, ये जो आप कर रहे हो ये सब तो बाहर का खर्चा हो गया। तो इसके लिए आप मिनिमम 25% ऑफ द कॉस्ट कर सकते हो यहाँ पर खर्चा, ये कह रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको? देखो ये न्यूज जो है बड़ा तगड़ा न्यूज था, रीडिंग करने में आपको समझ में आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जब हम लोगों ने समझा नोट्स के माध्यम से तो चीजें कितनी आसान हो गई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक कर दो, क्योंकि मेहनत लगता है ना, कोई भी चीज़ करने में बहुत मेहनत लगता है। और ये वीडियो जो है ना मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक बार पिछले बार रिकॉर्ड किया था तो सब फंबल हो गया था बोलते बोलते, इसीलिए फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब जो है ज़्यादा फास्ट बोला जा रहा है मुझसे। चलो आगे बढ़ते हैं ना। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको देखते हैं ये क्या है, ये किस खेत की मूली है, देखते हैं इसको भी। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, देखो क्या हुआ था वर्ल्ड वार 2 जब हुआ था ना, तो वर्ल्ड वार 2 के बाद जो एशिया पैसिफिक का कंट्रीज था, जैसे जापान, इंडिया, ये लोग, ठीक है, ये लोग जो है ना, इन लोग का सब कुछ तहस नहस हो गया था, मैन्युफैक्चरिंग तो खत्म ही हो गया था, सब कुछ तहस नहस हो गया था। तो ये लोग वापस से अपने कंट्रीज को रिबिल्ड कर रहे थे, ठीक है, वापस से अपने कंट्रीज को रिबिल्ड कर रहे थे। तो जब बहुत सारा कंट्री जो था वापस से रिबिल्ड कर रहा था, तो वहां पर जापान जो है ना, जापान जापान बहुत आगे बढ़ रहा था, जापान बहुत प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर रहा था। तभी हम लोग बाकी सारा एशिया पैसिफिक का जो कंट्रीज था वो लोग बोला कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जहां पर हम लोग आपस में कोऑपरेट करेंगे, जिनका भी अच्छा प्रोडक्टिविटी का सिस्टम बन गया है वो सिस्टम हम लोग भी सीख लेंगे। सपोज जापान जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो बढ़ा दिया, वो एक नया टेक्निक को इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया, तो बाकी सारा कंट्री बोलता है कि हमको भी सिखाओ, हमको भी दो ना, दो ना, दो ना, ऐसे करने लगा। तो इसके लिए बोला कि भाई सबको तो देते नहीं फिरेंगे, एक काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर जाकर के हम बता देंगे कि हम क्या किए हैं और कैसे किए हैं। अब एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाकी लोगों को सिखा देगा, बाकी कंट्रीज को सिखा देगा प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी जो है 68th गवर्निंग बॉडी का मीटिंग हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 1961 में बना था, ठीक है, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी थ्रू रीजनल कॉपरेशन अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? टोक्यो में, ठीक है। अभी जो मीटिंग हुआ है 68 गवर्निंग बॉडी का मीटिंग है, इसके अंदर जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका चेयरमैन बना है प्रोफेसर अनवर सनूसी, ये इंडोनेशिया के हैं, ठीक है। हर साल एपीओ का चेयरमैन बदलते रहता है, तो पिछले साल जो है ना वो अमरदीप सिंह भाटिया थे, ठीक है, 25-26 के लिए। अभी 2026-27 के लिए बने हैं प्रोफेसर अनवर सनूसी, इंडोनेशिया के हैं, ठीक है। इसके बाद
एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट मिला है कंबोडिया का नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, अब ये जो सर्टिफिकेट ये क्या होता है, देखो यहाँ पर हम लोग क्या समझे कि ये जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्रेनिंग देता है, प्रोडक्टिविटी के लिए ट्रेनिंग देता है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि यही जाके ट्रेनिंग दे रहा होगा सारा काम को लेकर के, नहीं, ये पहले ट्रेनिंग देता है किसी और को। किसको देता है? प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट को देता है। ठीक है, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट को देता है जो आगे जा करके ट्रेनिंग देता है। तो कौन सा प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट अच्छा है नहीं है, इनको सर्टिफाई करने के लिए हम लोग सर्टिफिकेशन बॉडी बनाए हैं। किसी को भी सिखाता है तो सर्टिफिकेट देता है। तो ये जो ट्रेनर है जो कि सर्टिफिकेट दे रहा है, ठीक है, ये ट्रेनर सही है कि नहीं है, उसको भी तो कोई सर्टिफाई करना चाहिए कि ये जो ट्रेनिंग दे रहा है ये सही ट्रेनिंग दे रहा है और ये सही तरीके से प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेट आगे दे रहा है। तो इसको असेस करने के लिए एक और बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, एक और बनाया गया है सर्टिफिकेशन बॉडी। यानी ये सर्टिफाई कर रहा है ताकि ये आगे से आगे सर्टिफाई कर सके। मैं तुमको सर्टिफाई कर रहा हूँ ताकि तुम आगे जाकर के सर्टिफाई कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर कंबोडिया नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग AB एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट दिए हैं। ठीक है, ताकि ये लोग आगे जा करके सर्टिफिकेशन बॉडी को सर्टिफाई कर सके। ठीक है, समझ पाए आई थिंक। ठीक है तो वन हु सर्टिफाइज द सर्टिफिकेशन बॉडी, सर्टिफिकेशन बॉडी को जो सर्टिफाई कर रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं AB एक्रेडिटेशन ऑफिस। ठीक है, तो इसका सर्टिफिकेट किसको मिला है? कंबोडिया का नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। 69th मीटिंग हुआ है, सॉरी 69th मीटिंग कहाँ होगा? लेओस में होगा। ठीक है, लेओस में होगा 2027 के अंदर। इसको ठीक कर लो, 2027 के अंदर। ठीक है, तो 68 गवर्निंग बॉडी मीटिंग तो अभी हो गया न्यू दिल्ली में, अगला मीटिंग कहाँ होगा? लेओस में होगा। समझ में आ गया आपको ये न्यूज? आगे बढ़ते हैं ना, अगला न्यूज को देखते हैं। सॉरी, रीडिंग बच गया, रीडिंग कर लेते हैं। तो 68th सेशन हुआ है ऑफ गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये जो मीटिंग है ये होस्ट किसके द्वारा किया गया है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इंडिया। ठीक है, इसमें से प्रोफेसर अनवर सनूसी जो है इनको चेयरमैन बनाया गया है फॉर 26-27। इन्होंने श्री अमरदीप सिंह भाटिया को रिप्लेस किया है। इसके बाद ये तो हो गया, चेयरमैन बन गए। इसके बाद ईरान जो है वो बन गया है वाइस चेयरमैन और जापान भी बन गया है वाइस चेयरमैन। ठीक है, तो ईरान जो है वो फर्स्ट वाइस चेयरमैन बना है और जापान जो है वो सेकंड वाइस चेयरमैन बना है। ये जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है ये अभी APO एक्रेडिटेशन बॉडी इसको स्टेब्लिश किया है। तो किसको ये सर्टिफिकेट मिला है कि वो आगे दूसरे को सर्टिफाई कर सके? तो मिला है कंबोडिया का नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, टू एसेस एंड एक्रेडिट सर्टिफिकेशन बॉडीज फॉर प्रोडक्टिविटी स्पेशलिस्ट अमॉन्ग APO मेंबर इकोनॉमीज। ठीक है, और ये भी अनाउंसमेंट हुआ है जो 69th गवर्निंग बॉडी मीटिंग होगा, यानी कि जो नेक्स्ट गवर्निंग बॉडी मीटिंग होगा ये लेओस में होगा 2027 में। इसके बाद एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है कि 1961 में स्टैब्लिश हुआ था टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी थ्रू रीजनल कॉपरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन। इसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है। ठीक है, इंडिया की तरफ से नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया को एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सकुरा साइंस प्रोग्राम ये क्या है। देखो सकुरा साइंस प्रोग्राम जो है इसके अंदर जापान जो है अलग अलग कंट्रीज से स्टूडेंट्स को बुलाता है और स्टूडेंट्स को बुलाता है 1 हफ्ते के लिए और फिर दिखाता है कि देखो जापान में लैब किस तरह से काम करता है, जापान का यूनिवर्सिटी किस तरह से काम करता है, जापान में कौन कौन सा टेक्नोलॉजी लेकर के आया गया है, जापान का रोबोटिक्स, जापान का AI। ठीक है, ये सबको दिखाता है किसको? स्टूडेंट्स को, यूथ को, ताकि यूथ भी जो है वो सीख करके जा सके और दुनिया में जापान का जो भी टेक्नोलॉजी है उसको शेयर कर सके, जापान के बारे में अच्छे बातों को कह सके, जापान का कल्चर को फैला सके, जापान का साइंटिस्ट का भी नाम ले सके। इसके लिए बहुत सारा स्टूडेंट्स को बुलाता है जापान इस प्रोग्राम के अंदर। ये जो प्रोग्राम इसका नाम क्या है? सकुरा साइंस प्रोग्राम। ठीक है, सकुरा साइंस प्रोग्राम है, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। जापान का एक कंपनी है जिसका नाम है जापान साइंस एंड टेक एजेंसी, ये कर रहा है। इसको 2014 में लॉन्च किया गया था और 2014 से ही इंडिया वाला जो है यहाँ पर भेजता है
अपना स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इंडिया सेंड्स एनुअली सिंस 2014, 2014 से ही इंडिया जो है एनुअली बच्चों को भेजता है जापान, ताकि हमारे बच्चे भी जो हैं, हमारे देश के जो बच्चे हैं, वो जापान के लैब्स को देखें, जापान के कल्चर को समझे, जापान के साइंटिस्ट से मिले, ठीक है। जापान के साइंटिस्ट से मिल करके रोबोटिक्स के बारे में बात करें, एआई के बारे में बात करें, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रोग्राम चलता है। इस साल जो है 56 गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हम लोग भेज रहे हैं। हर बार हम लोग अलग अलग तरह के बच्चों को भेजते हैं। इस बार हम लोग 56 गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को भेज रहे हैं विथ 4 सुपरवाइजर, ठीक है। यहाँ पर जो भी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर बेनिफिशियरीज है, उनको हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो जापान जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वहां के कल्चर को सीखेंगे, साइंटिस्ट से मिलेंगे, इंस्पिरेशन लेकर के आएंगे इंडिया के अंदर। ये 1 वीक का विजिट होता है सकुरा साइंस प्रोग्राम, ठीक है। चलो इसके बाद रीड कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया विल विजिट जापान एज अ पार्ट ऑफ सकुरा साइंस प्रोग्राम। इसमें टोटल 56 स्कूल स्टूडेंट्स रहेंगे और 4 सुपरवाइजर्स रहेंगे। ये जो 56 स्टूडेंट्स है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ से रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो होंगे रेसिपिएंट्स ऑफ स्कॉलरशिप अंडर नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं, घाना के स्टूडेंट्स, नाइजीरिया के स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका के स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं वहां पर, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है, इसको इम्प्लीमेंट करता है कौन? इसको इम्प्लीमेंट करता है जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी, ठीक है। इंडिया जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है सिंस अप्रैल 2016। लॉन्च हुआ था 2014 के अंदर ही, ठीक है। सॉरी, तो 2016 से इंडिया पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लो, 2016 कर लो, ठीक है। देखो, रीडिंग करने से ये बेनिफिट होता है कि अगर मान लो माइनर गलती मेरे से भी हो गया है, तो वो मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। 2016 से इंडिया ने ज्वाइन किया है। लॉन्च हुआ 2014 से, लेकिन इंडिया ज्वाइन कब से कर रहा है? 2016 से ज्वाइन कर रहा है, ठीक। सकुरा का मतलब क्या होता है? सकुरा इज जैपनीज वर्ड जिसका मतलब होता है चेरी ब्लॉसम। अंडर दिस प्रोग्राम students are invited to Japan for 1 week to experience the country's advanced science and technology ecosystem and its rich cultural heritage, ठीक है। समझ गए आप? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं, ठीक है। थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट, यहां से समझते हैं। चलो अब देखते हैं कि थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट क्या है, ठीक है। इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज आपस में बात किया है, ठीक है। तो अक्सर आपस में बात करते रहता है। तो क्यों बात करता है? क्यों इतना दोस्ती हो रहा है इन लोग का? हाँ, देखते हैं क्यों दोस्ती हो रहा है। दोस्ती नहीं कर रहा, ज़्यादा ज़्यादा दोस्ती कर रहा है लोग। चलो, तो दोस्ती करा है और दोस्ती करके फिर यहाँ पर थर्ड समिट हुआ है, मतलब तीसरा मीटिंग हुआ है इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज के बीच में। तो पहले समझो कि नॉर्डिक कंट्रीज क्या है, इंडिया क्या है, और क्यों इन लोग इतना दोस्ती कर रहा है। तो दोस्ती मालूम चलेगा कि क्यों कर रहा है, तो फिर देखेंगे कि दोस्ती में क्या बात किया है ना। चलो, दोस्ती क्यों कर रहा है, देखो इंडिया को देखते हैं। इंडिया, इंडिया और इधर नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज जो है ना, उसका नाम नॉर्डिक इसीलिए है क्योंकि ये नॉर्थ में है, ठीक है। नॉर्थ में 5 कंट्रीज का एक ग्रुप है, उसको हम लोग नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं। एक देखो, एक है डेनमार्क, एक है स्वीडन, एक है आइसलैंड, एक है फिनलैंड और एक है नॉर्वे, ठीक है। तो इंडिया जो है ना, इन लोग का लोकेशन से काफी लालच रखता है, ठीक है। इंडिया जानता है ये नॉर्डिक कंट्रीज साला हमेशा खुश रहता है, ये लोग बहुत खुश है। नॉर्डिक कंट्रीज को आप देखोगे जब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, ये लोग आगे रहता है हमेशा, हर साल, ठीक है। आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये लोग पूरा खुश रहता है। प्लस रिसर्च बहुत करता है ये लोग। ये लोग अपना काम पे बहुत रिसर्च करता है। इनका लोकेशन और इनका रिसर्च का एबिलिटी हम लोग को बहुत लालच दिलाता है। मन करता है इनसे दोस्ती कर ले, इनका रिसर्च का टेक्निक सीख ले। दूसरा, इन लोग का लोकेशन बहुत अच्छा है, उस लोकेशन में जाकर के हम भी रिसर्च कर लें, मजा आ जाएगा, ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज में इंडिया से इसलिए खुश है, नॉर्डिक कंट्रीज जानता है भाई इंडिया के पास मार्केट है, ठीक है। इंडिया के पास है मार्केट, यहाँ पर अगर सामान भेजेगा तो सामान बिक्री होगा। इंडिया के पास है लेबर, बढ़िया लेबर है, मतलब जो ऑफिसर होता है, ठीक है, एकेडमिक्स होता है, यूथ होता है, ये बढ़िया बढ़िया है। तो ये लोग वहां जाना चाहता है, समझे। तो नॉर्डिक कंट्री क्या चाहता है इंडिया से, और इंडिया नॉर्डिक कंट्री से क्या चाहता है, ये समझ गए आप। मैप में देखो, मैप में ग्लोब देखो, ये अर्थ को देखो, अर्थ, अर्थ को देखो। अर्थ में आप जो यहाँ देख रहे हैं ना, ये है अर्थ, ये इंडिया है, और यहाँ पर नॉर्डिक कंट्री है, ठीक है, और यहाँ यूरोप है।
यहाँ पर जो नॉर्डिक कंट्री है, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, ठीक है, यहाँ डेनमार्क है। तो ये जो है ये जो कंट्री है, ये तो ठंडा है पूरा और हमेशा खुश रहता है। और ये जो है ना आर्टिक सर्कल से, देखो ये आर्टिक सर्कल के एकदम नजदीक है ना। और ये जो आर्टिक सर्कल है, ये अब धीरे धीरे पिघल रहा है। अगर ये पिघलेगा, ये आर्टिक सर्कल पिघलेगा, तो मानसून पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मानसून पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो मतलब इंडिया को इम्पैक्ट पड़ेगा, और इंडिया को इसका डर है। तो इंडिया चाहता है कि भाई यहाँ थोड़ा सा रिसर्च कर लें हम लोग, भाई थोड़ा सा रिसर्च कर ले। लेकिन यहाँ रिसर्च करेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो कैसे जाएगा। तो इंडिया जो है दोस्ती कर रहा है ये सारी कंट्रीज के साथ, और इंडिया बोल रहा है कि कुछ साइंटिस्ट को हम लोग यहाँ भेज देते हैं, और जैसे यहाँ कुछ साइंटिस्ट यहाँ चला जाएगा, तो वो ये पूरे जो आर्टिक है, आर्टिक सर्कल, इस पे रिसर्च कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा सी भी है, तो सी से हम लोग जो है वो ओशियन इकोनॉमी कर लेंगे, है ना। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारा फिश विश हो पाया जाएगा, उसको बेच करके पैसा कमा लेंगे, और इन लोग के साथ रह रह करके रिसर्च का टेक्नोलॉजी भी सीख लेंगे। ये है लालच इंडिया का। ठीक है, और कुछ बात नहीं है, यही लालच है, लालच पे ही हम लोग ये पूरा न्यूज़ सुन रहे हैं। ठीक है, अब इसी लालच को देखते हुए इंडिया जो है वो नॉर्डिक कंट्रीज के साथ समिट किया है। पहला समिट 2018 में हुआ था, और अभी जो है ऑस्लो नॉर्वे में इसका तीसरा समिट हुआ है। ठीक है, तीसरा समिट इसका अभी ऑस्लो नॉर्वे में हुआ है। तो थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट, इसके अंदर अब क्या क्या बातचीत हुआ है भाई उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसका आउटकम्स क्या क्या निकला है उसको देख लेंगे। सबसे पहला, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। ये जो डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड है, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो हम लोग चाहते हैं कि इन लोग का थोड़ा सा सपोर्ट भी लें, इन लोग से कुछ सीखे भी। ठीक है, दूसरा, इंडिया जो है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया था, पिछले साल साइन किया था। तो 4 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। कौन कौन सा कंट्रीज के साथ? नॉर्वे के साथ, आइसलैंड के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, और लिंकनस्टीन के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पिछले साल आरबीआई में पूछा भी था। तो यहाँ पर जो 4 कंट्रीज के साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए थे, उसमें से 2 कंट्रीज देखो, नॉर्वे और आइसलैंड, ये नॉर्डिक कंट्रीज है ना। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग उन लोग को भी हेल्प कर रहे हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवाए हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन हुआ। इसके बाद आर्टिक रीजन में हम लोग कॉपरेशन करना चाहते हैं, इसके लिए भी बात हुआ। मेन यही चीज है, आर्टिक रीजन में हम लोग जो बात कर रहे हैं यही मेन चीज है। ठीक है, तो यही बातचीत वहां पर हुआ है। अभी हम लोग यहाँ समझेंगे, आर्टिक पॉलिसी को यहाँ समझेंगे अच्छे से। अभी समझ लो कि आर्टिक रीजन पे भी कॉपरेशन का बात हुआ। इसके बाद स्टेम एरियाज, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये सब एरिया है, मतलब कहा जाए रिसर्च का एरियाज। तो उसमें हम लोग कोलैबोरेट करना चाहते हैं उनके साथ, ताकि साइंस के बारे में और जान सके, टेक्नोलॉजी के बारे में और जान सके, और उन लोग को भी हम लोग सिखा सकें। ठीक है, इसके बाद ब्लू इकोनॉमी पे कॉपरेशन का भी बात हुआ। ठीक है, मतलब हम लोग नॉर्डिक कंट्रीज को सिखाएंगे कि किस तरह से आप फिशरीज सेक्टर पे ग्रो कर सकते हो, है ना। ओशियन का इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो उन पे भी हम लोग यहाँ बात करेंगे। मोबिलिटी ऑफ टैलेंट, हम लोगों ने ये भी बात किया इस समिट के अंदर कि इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन रिसर्चर्स, इंडियन एकेडमिक्स, यानी जो यंग टैलेंट्स है, इसको हम लोग वहाँ भेजेंगे भी, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, ये सब जगह में भेजेंगे भी। साथ में हम लोग नॉर्डिक कंट्रीज को बोले कि 100% एफडीआई अलाउ होगा आप लोगों को फॉर डिफेंस प्रोडक्शन। जो भी डिफेंस का प्रोडक्शन होता है, उन सब के लिए 100% का आपको एफडीआई अलाउड होगा नॉर्डिक कंट्रीज को। तो ये हम लोग बहुत बड़ा इन लोग को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़ा। देखो, डिफेंस प्रोडक्शन हम लोग कोई भी कंट्री का लोगों को नहीं करने देते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्डिक कंट्रीज को करने दे रहे हैं डिफेंस का प्रोडक्शन। 100% एफडीआई अलाउ कर रहे हैं हम लोग नॉर्डिक कंट्रीज को। ठीक है, ये सब आउटकम्स निकला है। अब आर्टिक पॉलिसी को देखते हैं। आर्टिक पॉलिसी बड़ा मजेदार है। आर्टिक पॉलिसी, तो आर्टिक, इंडिया का आर्टिक पॉलिसी का क्या नाम है? इंडिया एंड आर्टिक बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, 2022 में लॉन्च हुआ था। इसका 6 पिलर है। हम लोग जो है वो इंडिया का साइंटिफिक रिसर्च कॉपरेशन स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। मतलब ये जो हम लोग ऊपर में बोल रहे हैं कि आर्टिक एरिया जो है ये हम लोग को इम्पैक्ट डाल सकता है, मानसून ला सकता है, तो यहाँ पर हम रिसर्च करेंगे। तो ये पहला पिलर है। दूसरा पिलर है क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अपना क्लाइमेट, अपना एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम रिसर्च करेंगे, तो ये हो गया दूसरा पिलर। तीसरा है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। चौथा पिलर है ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी। देखो, आर्टिक सर्कल जो है, फिर से देखो,
ये जो आर्टिक सर्कल है ये पिघल रहा है, ठीक है, यहाँ का बर्फ पिघल रहा है। तो अगर बर्फ पिघल रहा है तो यहाँ पर हम लोग अपना शिप भी ले जा सकते हैं। देखो मेजर ट्रेड रूट ये वाला है, ठीक है, ये वाला मेजर ट्रेड रूट है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इधर वाला जो मेजर ट्रेड रूट है, कभी मान लो इधर प्रॉब्लम आ गया तो कोई बात नहीं, हम लोग ये वाला सी रूट को पकड़ सकते हैं। ये वाला सी रूट तभी होगा ना जब यहाँ पर बर्फ पिघलेगा। तो अभी बर्फ तो पिघला हुआ है, इधर का बर्फ पिघल रहा है, तो ये एरिया भी हम लोग का नया खुल रहा है। तो ये भी हम लोग का आर्टिक पॉलिसी का एक पिलर है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, इसका गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी एक पिलर है, और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इन आर्टिक ये भी हमारा पिलर है। तो 6 पिलर है। क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पिलर इन इंडियाज आर्टिक पॉलिसी। याद रखना, जाकर के बेवकूफ नहीं बन जाना। ओके, ठीक है। 2022 में लॉन्च हुआ था इंडिया का आर्टिक पॉलिसी। इसका 6 पिलर है। 6 पिलर कौन कौन सा है? स्ट्रेंथन इंडिया साइंटिफिक रिसर्च एंड कॉपरेशन, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, और गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन, इंडियाज कैपेसिटी बिल्डिंग इन आर्कटिक एरिया, ठीक है। अभी रीड करते हैं हम लोग, टेक्स्ट रीड करते हैं। देखो, तो थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ है, कहाँ पर? ऑस्लो, नॉर्वे के अंदर, ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सा है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज नॉर्दर्न यूरोप कंसिस्टिंग ऑफ डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। इस ग्रुप के अंदर फैरो आइलैंड भी आता है और ग्रीनलैंड भी आता है, जो कि डेनमार्क का ही हिस्सा है, और एलैंड आइलैंड भी आता है जो कि फिनलैंड का हिस्सा है, ठीक है। इंडिया नॉर्डिक समिट जो है वो पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? 2018 में स्टार्ट हुआ था। ये तीसरा है। इस पार्टनरशिप के अंदर हम लोग फोकस करते हैं ऑन इनोवेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो थर्ड समिट हुआ है इसका क्या क्या आउटकम्स निकला है? तो ग्रीन टेक्नोलॉजी पे हम लोगों ने पार्टनरशिप किया है। इंडिया और ईएफटीए का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। क्लाइमेट एक्शन को लेकर के हम लोगों ने बहुत सारा इनिशिएटिव के बारे में बात किया है। इंडिया नॉर्डिक कॉपरेशन इन द आर्टिक, आर्टिक पॉलिसी के लिए भी हम लोग बात किए हैं। स्टेम एरियाज पे हम लोग रिसर्च कोलैबोरेशन करेंगे, इसके बारे में भी बात हुआ है। ब्लू इकोनॉमी में हम लोग कॉपरेट करेंगे ताकि ओशियन का मदद से हम लोग जॉब क्रिएट कर पाएँ, ट्रेड को इन्हांस कर पाएँ, और लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट रेजिलियंस पे काम कर पाए। इसके बाद टैलेंट का मोबिलिटी पे भी बात किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स, रिसर्चर्स वहाँ जाएँ, नॉर्डिक कंट्रीज में जाएँ। डिफेंस प्रोडक्शन के लिए भी कोलैबोरेट किए हैं, और हम लोग अलाउ किए हैं 100% एफडीआई इन इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडिया का आर्टिक पॉलिसी क्या है वो भी देखते हैं। इंडिया का आर्टिक पॉलिसी जिसका नाम है इंडिया एंड द आर्टिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अंदर हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस होता है आर्टिक में, जो हम लोग को इम्पैक्ट कर सकता है, हम लोग का वेदर कंडीशन को इम्पैक्ट कर सकता है, इन पर हम लोग काम करें, ठीक है। ये हम लोग 2022 में इस पॉलिसी को चालू किए थे। ये 6 पिलर के अराउंड स्ट्रक्चर्ड है। 6 पिलर कौन कौन सा है? पहला है स्ट्रेंथनिंग इंडिया साइंटिफिक रिसर्च एंड कॉपरेशन, दूसरा है क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तीसरा है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, चौथा है ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, पांचवा है गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन, और छठा है नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इन आर्कटिक रीजन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। केवीआईसी मतलब कि खादी एंड फैमिली, सॉरी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इन लोगों ने डेटा रिलीज किया है। देखते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। देखो ये जो कमीशन है ना, ये खादी का प्रोडक्ट्स को और विलेज में जो भी प्रोडक्ट्स बनता है उनको उनको प्रमोट करता है, उनका सेल्स करवाता है, ताकि जो भी विलेज के एरिया के लोग हैं वो लोग भी अपना पैसा वैसा कमा पाए, ठीक है, उन लोग को भी जॉब मिल सके, वहां पर भी छोटा छोटा बिजनेस सेटअप हो सके, ठीक है। इसीलिए जो खादी एंड बिजनेस, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये कमीशन क्या करता है? ये खादी सेक्टर के लिए और विलेज का इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए काम करता है। यहाँ का जो प्रोडक्ट्स है उनको प्रमोट करता है। तो खादी सेक्टर में क्या आता है? खादी फैब्रिक का प्रोडक्शन आता है, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, ये सब आता है। विलेज इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर अगरबत्ती बना रहा है कोई आर्टिस्ट, कोई आर्टिस्ट जो है वो सोप बना रहा है, कोई आर्टिस्ट ये हैंडीक्राफ्ट बना रहा है, कोयर प्रोडक्ट्स कोई बना रहा है। विलेज के अंदर कोई पॉटरी का काम कर रहा है, विलेज के अंदर कोई हर्ब्स का काम कर रहा है, विलेज के अंदर कोई अचार बनाता है, ठीक है, हनी बनाता है। तो ये सब जो विलेज के लोग काम करते हैं, तो इनको भी बिजनेस ये लोग कर पाए, इन लोग का भी सेल्स हो सके, इसीलिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री काम करता है। इन लोगों ने FY 26 के लिए कुछ डेटा को रिलीज किया है।
उसको देखते हैं। इन लोगों का कहना है कि ओवर द लास्ट 12 ईयर्स सेल्स जो है वो 501% बढ़ा है, प्रोडक्शन जो है वो 380% बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट जो है 56% बढ़ा है, और आर्टिस्ट का जो रेमनरेशन है वो 275% बढ़ा है। यानी पिछले 12 सालों में 2013-14 से लेकर के ये 25-26 तक, ये पिछले 12 सालों में जो विलेज इंडस्ट्री है, खादी सेक्टर है, इनका सेल्स 501% से बढ़ा है, प्रोडक्शन 380% बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट 56% बढ़ा है, और रेमनरेशन 275% बढ़ा है। FY26 का बात करें, यानी कि इस साल का ही बात करें, पिछले साल का बात करें, तो सेल्स जो है वो 1.87 लाख करोड़ क्रॉस किया है, और 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के अंदर जो यूनिट्स है वो 66,494 करोड़, सॉरी 66,494 यूनिट बना है। ठीक है, अब देखो ये जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के अंदर ये जो यूनिट्स बना है, इसी यूनिट्स के अंदर तो लोगों को रोजगार मिला होगा, और वही जो गांव के लोग होंगे वही तो बना रहे होंगे अगरबत्ती, कुछ लोग बना रहे होंगे हर्बल प्रोडक्ट्स, कुछ लोग बना रहे होंगे पॉटरी, तो इसीलिए उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। इसीलिए बोल रहे हैं 56% एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। अब एम्प्लॉयमेंट मिला है और सेल्स भी बढ़ रहा है, तो उन लोग का रेमनरेशन भी बढ़ेगा, इसीलिए उन लोग का रेमनरेशन भी बढ़ा है। तो सिंपल डेटा था कि FY26 के लिए KVIC ने कुछ डेटा रिलीज किया है। ओवर द लास्ट 12 ईयर्स सेल्स भी बढ़ा है, प्रोडक्शन भी बढ़ा है। सेल्स बढ़ेगा तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, रेमनरेशन भी बढ़ेगा। FY26 में सेल्स जो है 1.87 लाख करोड़ हो गया है, एम्प्लॉयमेंट 2 करोड़ को मिला है, और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के अंदर 66,494 करोड़, सॉरी 4, इतना सारा यूनिट्स बना है। ठीक है, मुंह में सिर्फ करोड़ आ गया है, इतना करोड़ का बात होता है ना, बताओ, जेब में 10 रुपया नहीं है और बात कर रहे हैं करोड़ों का। चलो, सच्ची में जेब में 10 रुपये नहीं है। अभी देखते हैं डेटा को, देखते हैं फॉर FY26 लास्ट 12 ईयर्स का बात करें तो ग्रोथ जो है वो 501% हुआ है इन सेल्स, 380% हुआ है इन प्रोडक्शन, 56% हुआ है इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, उसके बाद फिर अगर बात करें आर्टिसंस रेमनरेशन का, तो इसमें भी 275% तक का इंक्रीज हुआ है इन आर्टिसंस रेमनरेशन इन FY26 एज कम्पेयर टू 2013-14। ठीक है, इस साल का बात करें तो KVIC प्रोडक्ट्स का जो सेल है वो 1.87 लाख करोड़ का मार्क को छू लिया है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी दिया है 2 करोड़ लोगों को इन FY26। और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के अंदर कितना नया यूनिट्स खुला है, 66,494 नया यूनिट्स खुला है इन FY26। ठीक है, आगे देखते हैं, अब इस न्यूज को देखते हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी, तो मॉस्पी एक रिपोर्ट रिलीज करता है, वही रिपोर्ट को रिलीज किया है। रिपोर्ट का नाम है फ्लैश रिपोर्ट ऑन सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मतलब इसमें बता रहा है मॉस्पी कि अभी हमारे देश में सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कितना सारा चल रहा है और कब ये कंप्लीट होगा। देखो, अक्सर क्या होता था कि हमारे देश में आप देखोगे रोड बन रहा है तो बन ही रहा है, अभी 10-15 साल तक बनते ही रहेगा। अगर कोई पुल बन रहा है तो 20 साल तक पुल ही बन रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं, सरकार ऐसा बोल रहा है कि देखो, एक पोर्टल हम लोग बना रहे हैं, पैमाना पोर्टल बनाए हैं। इस पैमाना पोर्टल के अंदर जो भी सेंट्रल सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसका ट्रैकिंग करेंगे, कितना बना हुआ है, कितना बचा हुआ है, कितना खर्चा लगा है, और सारा इंफॉर्मेशन पैमाना पोर्टल के अंदर हर महीना डलेगा। तो ऐसा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका 150 करोड़ से ज्यादा का वर्थ है, यानी बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उनका हम लोग मॉनिटर करेंगे कि कितना डन हुआ है, कितना बचा हुआ है, कितना कॉस्ट लग रहा है, सब का हम लोग डेटा को रखेंगे। अब उसी डेटा को देखते हुए, उसी डेटा को बेस पे लेकर के मॉस्पी ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है। तो वही रिपोर्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, फ्लैश रिपोर्ट ऑन सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसमें क्या क्या की हाईलाइट्स है उसको देखते हैं। तो बोला गया है कि अप्रैल 2026 के अंदर 1981 ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है पैमाना पोर्टल के अंदर, यानी ये सब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है। इसका रिवाइज कॉस्ट कितना है, 52 लाख करोड़, सॉरी 42.78 लाख करोड़। ठीक है, कौन सा सेक्टर है जिसका सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है जो पेंडिंग है अभी? नंबर 1 पे है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक,
नंबर 2 पे है एनर्जी सेक्टर और नंबर 3 पे है अदर सेक्टर। ठीक है, इसके बाद कौन सा मिनिस्ट्री है जिसका सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट इसके अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये है, इसका सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट इस मिनिस्ट्री के अंदर है। अब लार्जेस्ट शेयर इन प्रोजेक्ट कॉस्ट, जितना भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट कॉस्ट कौन सा मिनिस्ट्री खर्चा कर रहा है? तो यही कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये खर्चा कर रहा है। दूसरा नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आता है। ठीक है, तो पैमाना पोर्टल जो है जहां पर सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग होता है, वो भी उन सारे सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसका वर्थ 150 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का है। तो उसी के बेसिस पे मॉस्पी ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है अप्रैल महीने के लिए, और कहा है कि अप्रैल महीने में 1981 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका रिवाइज कॉस्ट है 42.78 लाख करोड़। इसमें जो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है वो है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक के लिए, और हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। और सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट कॉस्ट किसका है? इसी का है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और दूसरा नंबर पे आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी, इन्होंने रिलीज किया एक फ्लैश रिपोर्ट ऑन सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ 150 करोड़ एंड अबव। तो पैमाना पोर्टल जो है उसी से ये सारा डेटा लिया गया है। पैमाना पोर्टल जो है एक सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मॉनिटर करता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है, इसका की हाईलाइट्स क्या है कि अप्रैल 2026 के अंदर 1981 ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका रिवाइज कॉस्ट 42.78 लाख करोड़ है अक्रॉस 17 सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है ये सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट को अभी चला रहा है। कितना प्रोजेक्ट चला रहा है? 1137 प्रोजेक्ट को चला रहा है। यानी जितना भी प्रोजेक्ट अभी इंडिया में चल रहा है 57 प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इस मिनिस्ट्री के अंदर है। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट का बात करें तो उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है वो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट को यहाँ पर हैंडल करा हुआ है। 25% ऑफ ऑल द कॉस्ट कितना है? 10.81 लाख करोड़। ठीक है, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दूसरा नंबर पे आता है। इसके बाद बात करें तो सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। कौन सा सेक्टर है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है और लार्जेस्ट शेयर ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट है? तो नंबर 1 पे आता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, दूसरा नंबर पे आता है एनर्जी सेक्टर, तीसरा नंबर पे आता है अदर सेक्टर। ठीक है, चलो ये न्यूज भी हो गया। अब हम लोग आगे का न्यूज देखते हैं। पीएम वानी, इसके अंदर बहुत सारा रिफॉर्म्स हुआ है, इसको पहले समझते हैं। पहले समझते हैं कि पीएम वानी स्कीम क्या है और फिर समझेंगे कि क्या क्या की रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुआ है। देखो कहानी सुनो। देखो क्या होता है कि अभी जो है ना गांव में बहुत सारी जगहों में इंटरनेट का सुविधा सरकार चाहता है कि पहुंचाए। ठीक है, तो सरकार क्या बोलता है कि हम लोग जिस तरीके से चाय बिकता है ना वैसा ही हम लोग इंटरनेट बेचेंगे। मतलब हम लोग चाहते हैं कि एक गली नुक्कड़ में ना चाय क्या बोलते हैं, चाय नहीं मिले गली नुक्कड़ में इंटरनेट का सुविधा पहुंचे, यानी कि हॉटस्पॉट सुविधा पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल एक कहानी समझो कि आप गए हैं एक चाय दुकान में, वहां आप चाय पिए और आप बोल रहे हैं कि आपको वाईफाई मिलेगा क्या थोड़ा? तो बोल रहा है कि हाँ वाईफाई मिलेगा। आपको एक मान लो कि एक क्यूआर देगा, आप क्यूआर में कनेक्ट कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे अपना मोबाइल नंबर से और क्यूआर से कनेक्ट कर लेंगे। और आप मान लो कि 15 मिनट फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, 15 मिनट आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं, तो आप मस्त अपना 15 मिनट तक इंटरनेट यूज़ कर लेंगे और उसको पेमेंट कर देंगे, आप आ जाएंगे। यही इस स्कीम का नाम है पीएम वानी स्कीम। ठीक है, यही स्कीम हम लोग ये चाहते हैं, ये छोटा छोटा जगह भी है वहां पर हॉटस्पॉट सेंटर बने जहां पर आप जाएं और आप आधा घंटा समझे 30 मिनट 15 मिनट इसके लिए आप इंटरनेट खरीद पाए। अच्छा ऐसा जरूरत क्यों पड़ा है? आप भी देखे होंगे कभी कभी मान लो जियो में आपका रिचार्ज खत्म हो गया। ठीक है, अभी आप रिचार्ज ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट चाहिए तब आपका रिचार्ज होगा तब आपको इंटरनेट चलेगा। तो आप उस केस में क्या करेंगे? आपका फोन में डेटा खत्म हो गया, ठीक है, आपको डेटा डालना है लेकिन डेटा आप डाल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऐप ही नहीं खुल रहा है। तो आप ये सब जगह जा सकते हैं, वहां आप उसको दे सकते हैं 1 घंटा का 2 घंटा का पैसा और उसमें आप इंटरनेट ले सकते हैं और अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। साथ में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मान लो कि आपको खाली टिकट डाउनलोड करना है, टिकट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपका इंटरनेट खत्म हो गया है, तो आप जाएंगे पैसा दे करके 5 मिनट में आप
5 मिनट के लिए लोगे आप, क्या बोलते हैं, 15 मिनट के लिए लोगे इंटरनेट और आप टिकट डाउनलोड कर लोगे, दिखा दोगे। तो ये छोटा छोटा समय के लिए, समझे। अगर आप इंटरनेट खरीदना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, तो वो इस स्कीम के अंदर ही चल रहा है। इस स्कीम का फुल फॉर्म है पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इसमें क्या हो रहा है, सरकार बोल रहा है जो इंटरनेट कंपनीज है वो जो है ना, एक छोटा छोटा एरियाज में भी वाईफाई दे। ठीक है, या फोटो को देखो आप, ये एक चाय है, ठीक है, चाय का दुकान है, यहाँ पर वाईफाई हॉटस्पॉट मिल गया आपको। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पर आप स्कैन कर रहे हैं और आराम से आप चला पा रहे हैं, तो कुछ आपको अर्जेंट काम है, इंटरनेट सुविधा आप ले सकते हैं। तो गली नुक्कड़ में, गांव में, हर जगह में ये चीज का सुविधा पहुंचे, इसके लिए स्कीम आया है, पीएम वानी स्कीम। इसमें क्या होता है, जो आपको ये सब दुकान वगैरह दिख रहा है या फिर वाईफाई सेंटर दिख रहा है, हॉटस्पॉट सेंटर दिख रहा है, वो सब हॉटस्पॉट सेंटर जो है उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक डेटा ऑफिस। ठीक है, तो पब्लिक डेटा ऑफिस के अंदर आप अपना मोबाइल ऐप लेकर के जाओगे और मोबाइल ऐप में आप उसको स्कैन कर लोगे और आराम से आप अपना इंटरनेट यूज करोगे। ठीक है, इसके बाद ये जो पीडीओ है, पब्लिक डेटा ऑफिस है, जहां पर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, जहां से आप वाईफाई कनेक्ट कर ले रहे हो, तो ये जो है ये कनेक्टेड होगा पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर से, जो इन लोग का मैनेजर होगा, जो इन लोगों को डेटा प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, और ये जो इंटरनेट कंपनी है, ये पब्लिक डेटा ऑफिसर को रखा है ताकि ये मैनेज कर सके सारा पीडीओ। ये पूरा इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए ये स्कीम आया है, पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस या पीएम वानी स्कीम। इसका 4 पिलर है, ये स्कीम का 4 पिलर है। कौन कौन? पब्लिक डेटा ऑफिस जो आपको इंटरनेट का सुविधा दे रहा है, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर जो कि मैनेज कर रहा है, मोबाइल ऐप जिसके थ्रू आप इंटरनेट को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सेंट्रल रजिस्ट्री जहां पर आपका सारा डेटा जाकर के रिकॉर्ड हो रहा है। आपके दिमाग में आएगा कि देखो एक बार अगर हम लोग पासवर्ड जान गए वाईफाई का, तो कोई भी जाकर के वो कनेक्ट कर लेगा और वाईफाई चलाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, आप जब भी जाओगे कनेक्ट करने के लिए, तो आपका मोबाइल नंबर पे लॉगिन करोगे आप, पहले आपको ऑथेंटिकेट करेगा, फिर आप वाईफाई स्कैन करोगे, तो आपका जो है ना टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप आराम से यूज करो। ठीक है, तो गांव तक भी ये पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि गांव में भी जो लोग हैं वो आराम से इंटरनेट का सुविधा ले सके, 2 घंटा के लिए, 3 घंटा के लिए आराम से वो इंटरनेट चला सके। बहुत सारे लोग क्या होता है कि मंथली वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग के लिए बोल रहे हैं कि तुम लोग रिटेल में खरीद लो ये इंटरनेट। इसके लिए स्कीम आया है। तो इसमें ना कुछ कुछ रिफॉर्म्स आया है। पहले क्यूआर बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं होता था, तो अब हम लोगों ने क्यूआर बेस्ड ऑथेंटिकेशन स्टार्ट किया है। पहले आपको वाईफाई प्लान शॉर्ट ड्यूरेशन का नहीं मिल पाता था, तो अब हम लोगों ने बोला कि 15 मिनट तक का भी आपको मिलेगा, 30 मिनट तक का भी आपको मिलेगा वाईफाई प्लान, और 60 मिनट का भी आपको वाईफाई प्लान मिलेगा। इसके बाद पहले जो पीडीओ सब रहते थे ना, इन लोग गजब गजब नाम रखता था अपना हॉटस्पॉट सेंटर का। ठीक है, राजू 1234, उसके बाद रामू स्पेस वाले। तो अब बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसे कुछ भी नाम मत रखना, पीएम वानी के अंदर हॉटस्पॉट नेम जो है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो ये कुछ रिफॉर्म्स यहाँ पर रिलीज किया गया है। सिंपल न्यूज था, छोटा सा न्यूज था, न्यूज में कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप फोटो समझे, फोटो से आप देख चुके होंगे, है ना। अभी हम लोग रीड कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इंट्रोड्यूस किया है सीरीज ऑफ यूजर फ्रेंडली रिफॉर्म्स अंडर पीएम वानी। पीएम वानी का फुल फॉर्म याद रखना, प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, पीएम वानी क्या है? तो पीएम वानी का ऑब्जेक्टिव है टू एक्सेलरेट द प्रोलिफिकेशन ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विसेज थ्रू पब्लिक वाईफाई नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। इसका लॉन्च हुआ है 2020 में। इट वाज लॉन्च्ड इन लाइन विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018। इसके अंदर 4 पिलर है, चारों पिलर याद रखना, पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, ऐप प्रोवाइडर और सेंट्रल रजिस्ट्री। ठीक है, पब्लिक डेटा ऑफिस, दे इस्टेब्लिश, मेंटेन एंड ऑपरेट पीएम वानी कंप्लाइंट वाईफाई हॉटस्पॉट। ठीक है, public data office aggregator, they provide aggregation services such as authorization, accounting to PDOs. App provider, they have developed an applications to register users and discover and display PM Wani compliant Wi-Fi hotspot in proximity for accessing the internet service. मान लो ये जो ऐप है, ये ऐप डाउनलोड करोगे तभी तो आपको दिखेगा कि अगल बगल में कहाँ कहाँ वाईफाई हॉटस्पॉट है। तो आप वहां जाओगे, यानी उस पीडीओ के पास आप जाओगे, पब्लिक डेटा ऑफिस के पास जाओगे, वहां पर आप जाकर के टो 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 स्कैन, और फिर जाकर के आप पूरा इंटरनेट चलाओगे। ठीक है, और देखोगे फा, ठीक है, और क्या क्या होता नहीं, उन्होंने ये कह दिया तो मैंने बोला फा, ठीक।
तो आप ये जाके कह सकते हो। उसके बाद फिर आप देखोगे ये मेमड़ा मेमड़े ये तो देखोगे आप। चलो ठीक है, या तो आप वो भी देख सकते हो। कौन सा ये वो ऐप है जिसमें आपको स्किल सिखाता है ना? वो कोई कोई सा ही वो ऐप है ना जिसमें बोलता है कि क्यों बैठ के तुम लोग रील्स देखते हो, सीखो, ऐप डाउनलोड करो, सीखो में सीखो। ठीक है, तो वो सब है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अभी हम लोग देखते हैं अगला इनिशिएटिव है निर्भय रहो इनिशिएटिव। गांव में क्या होता है ना, देखो गांव में बहुत सारा अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जहां पर महिलाओं को पीटा जाता है। ठीक है, तो वो सब सिनेरियो में जो हो रहा है, जैसे गांव में क्या हो रहा है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पूरा मार रहा है। ठीक है, तो जो वाइफ है उसको इतना हिम्मत भी नहीं हो रहा है कि वो वहां के मुखिया को जाके बोल पाए। ठीक है, अगर मुखिया को जाकर बोलता भी है तो मुखिया भी डरता है कि भाई क्या करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोई कोई मुखिया तो बोलता है कि ठीक ही है, लड़की को तो मार ही पड़ना चाहिए, उसका काम ही ऐसा रहता है। ठीक है, मतलब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, जो कि उन लोगों का रक्षा करेगा, उसी का ही माइंडसेट खराब है। गांव में ऐसा होता है कि जो गांव की महिला प्रधान है, ठीक है, या फिर मान लो कि मेल ही प्रधान है, वो लोग सोचता है कि ठीक है भाई, थोड़ा मोड़ा जो घर का झगड़ा है घर में ही सॉर्ट आउट करो, नहीं आके लड़ो। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है वो हमेशा ही परेशान होती रहती है, परेशान, और उनको लड़ाई करना पड़ता है, हमेशा मार खाते रहती है। गाँव में ये चीज अच्छा नहीं है। दूसरा चीज क्या होता है, गाँव में जो बच्ची है जिनका एज जो है 14 साल 15 साल है, तो उनके रिलेटिव ही उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। और और क्या बोलते हैं, ये घर का बात रहता है तो बाहर तक पहुंचता भी नहीं है। तो इनसे क्या होता है, इनसे एक्चुअली में जो गर्ल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनको प्रॉब्लम होता ही रहता है, प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है। तो हम लोग ये निर्भय रहो का एक इनिशिएटिव लेकर के आए हैं। इस इनिशिएटिव के अंदर हम लोग कह रहे हैं कि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे मान लो कि वार्ड पार्षद हो गया, या फिर मुखिया हो गया, ये लोग जो हैं रिप्रेजेंटेटिव है, इन लोगों को हम लोग सिखाएंगे कि क्या क्या लीगली प्रोविजन है, क्या क्या लीगल प्रोविजन है वुमेन सेफ्टी को लेकर के, क्या क्या लीगल प्रोविजन है। अगर कोई मान लो कि एक लड़की को छेड़ रहा है तो क्या चीज उस पर पेनल्टी डल सकता है, कैसे उसको सजा मिल सकता है। अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो उस केस में आप कैसे वहां से निकालोगे पीड़िता को। ठीक है, या फिर मान लो कि कोई ऐसी बच्ची है जिसके साथ गलत गलत तरीके से हरासमेंट हो रहा है, तो उसको आप किस तरह से पॉक्सो एक्ट के अंदर हेल्प पहुंचा सकते हैं। तो ये जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम लेकर के आया गया है, निर्भय रहो प्रोग्राम। ठीक है, तो निर्भय रहो प्रोग्राम ये एक इनिशिएटिव है, इसके अंदर एक प्रोग्राम कराया गया। प्रोग्राम का नाम क्या था? प्रोग्राम का नाम है फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन लीगल प्रोविजंस फॉर वुमेन सेफ्टी। ठीक है, तो देखते हैं वुमेन सेफ्टी के लिए निर्भय रहो प्रोग्राम क्या है। तो इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, ये लोग दोनों मिल करके निर्भय रहो इनिशिएटिव को चला रहा है। 2026 को इसको लॉन्च किया गया है और इसका फंडिंग जो है वो निर्भया फंड से आ रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या सिखा रहे हैं, हम लोग सिखा रहे हैं लीगल प्रोविजंस अबाउट वुमेन सेफ्टी, अबाउट रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का दो इंटरवेंशन है, निर्भय रहो स्कीम के अंदर हम लोग दो काम कर रहे हैं। कौन कौन सा काम कर रहे हैं? निर्भय नेत्री, ये इंटरवेंशन के अंदर हम लोग जो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है उन लोग को सिखा रहे हैं, उन लोग को सिखा रहे हैं लीगल प्रोविजंस। ठीक है, इसके बाद निर्भय चेतना, इस इंटरवेंशन के अंदर हम लोग मेल रिप्रेजेंटेटिव को सिखा रहे हैं अबाउट वुमेन सेफ्टी, या फिर वुमेन सेफ्टी के लिए क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये सब सिखा रहे हैं। साथ में एक और इंटरवेंशन है निर्भय दृष्टि, इसके अंदर हम लोग सीसीटीवी कैमरा को लगा रहे हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, ताकि गांव कस्बों में भी फीमेल के साथ गलत व्यवहार ना हो सके। अभी आप देखोगे ना, अगर आपको थोड़ा सा जानकारी है, तो बिहार जैसे क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में फीमेल्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। ठीक है, तो उनके लिए सीसीटीवी कैमरा होना जरूरी है। दूसरा, जो मेल रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी सिखाना है कि क्या क्या लीगल प्रोविजन है अभी, और फीमेल रिप्रेजेंटेटिव को सिखाना है कि क्या क्या लीगल प्रोविजन है। यहाँ पर आप फोटो देख करके समझ सकते हो। ठीक है, कि जो मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड मेंबर हो गया, पंचायत मेंबर हो गया, ठीक है, पंचायत सचिव हो गया, उन लोग को हम लोग सिखा रहे हैं। क्या चीज सिखा रहे हैं?
पॉक्सो एक्ट सिखा रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिखा रहे हैं, वुमेन हेल्पलाइन का नंबर दे रहे हैं उसको, लीगल राइट्स क्या क्या है वो सिखा रहे हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन करा रहे हैं। ठीक है, कि जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, वुमेन को आप रिस्पेक्ट करो, वुमेन को हैरास मत करो, अगर कोई हैरास कर रहा है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर उसको सजा मिल सकता है। वुमेन अगर कोई प्रॉब्लम में है तो वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकती हैं 181 पे, जो कि उनको 24/7 सपोर्ट मिलता है। ये सब हम लोग करा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का ये इनिशिएटिव रहा है। ठीक है, निर्भय नेत्री, निर्भय चेतना, निर्भय दृष्टि। डन, समझ में आया आपको? रीडिंग कर लेते हैं, रीडिंग करते हैं। एक प्रोग्राम है किया गया है निर्भय रहो इनिशिएटिव के अंदर। प्रोग्राम का नाम क्या है? फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन लीगल प्रोविजंस फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। ठीक है, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, अंडर निर्भय रहो इनिशिएटिव। ये निर्भय रहो इनिशिएटिव क्या है? इसके अंदर हम लोग इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को और पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स को सिखा रहे हैं, उनका कैपेसिटी को डेवलप कर रहे हैं फॉर वुमेन सेफ्टी, फॉर लीगल अवेयरनेस, फॉर जेंडर सेंसिटिविटी, फॉर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स। ठीक है, इस पूरे इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कर रहा है। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। इसका फंडिंग हो रहा है निर्भया फंड से। इसको लॉन्च किया गया है 2026 के अंदर। इसमें हम लोग का टारगेट है कि 14.5 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग सिखाएं और 17.5 लाख मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सिखाएं अक्रॉस द कंट्री। 3 इंटरवेंशन भी हुआ है, निर्भय नेत्री, निर्भय चेतना, निर्भय दृष्टि, ये भी हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं सार्थक पीडीएस। तो पीडीएस का मतलब आप जानते हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि सरकार जो है अनाज भेजता है गरीबों को। तो मान लो कि बहुत सारे गरीब है, ठीक है, उन लोग को अनाज नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोग को हम लोग सब्सिडाइज रेट पे अनाज प्रोवाइड कराते हैं, यानी कम दामों में अनाज प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपया केजी गेहूं, 2 रुपया केजी चीनी, तो ये सब हम लोग प्रोवाइड कराते हैं गरीब लोगों को। कैसे प्रोवाइड कराते हैं? गवर्नमेंट जो है ना, वो FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका वेयर हाउस में सारा प्रोडक्ट को रखता है, सारा सामान को रखता है, सारा अनाज को रखता है। फिर FCI से ये अनाज जाता है स्टेट वेयर हाउसेस में। ठीक है, स्टेट वेयर हाउस में जाता है, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउसेस में जाता है, डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउसेस में जा करके फिर ये पहुंचता है फेयर प्राइस शॉप्स पे। ये फेयर प्राइस शॉप्स है, ये लोग ही आपको राशन देता है, यहाँ पर आप जा सकते हैं और राशन ले सकते हैं सब्सिडाइज रेट पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक फोटो भी दिया है। ठीक है, कि फूड ग्रेन्स जो है वो FCI से जाता है और स्टोरेज होता है स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोडाउन्स के अंदर। गोडाउन से फिर जाता है ट्रांसपोर्ट होकर के और फिर ये FPS यानी फेयर प्राइस शॉप्स पे जाता है, और वहां पर से फिर आप यानी बेनिफिशरीज को सस्ते दामों में अनाज मिल जाता है। ये पूरा सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सिस्टम में पहले 2 प्रोग्राम चल रहा था, अब दोनों प्रोग्राम को हम लोग मर्ज करके तीसरा प्रोग्राम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो पहले 2 प्रोग्राम चल रहा था। एक प्रोग्राम का नाम था असिस्टेंस टू स्टेट एजेंसीज फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्कीम था स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्मार्ट PDS। ये दोनों स्कीम को मर्ज करके हम लोग एक अम्ब्रेला स्कीम बनाए हैं, इसका नाम रखे हैं सार्थक PDS। फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन PDS। ठीक है, पहले ये दोनों स्कीम को देखते हैं और फिर ये वाला जो स्कीम आया है मर्ज करके इसको देखेंगे। देखो, ये जो पहला स्कीम है ना, इसके अंदर हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा दे रहे थे, हैंडलिंग के लिए पैसा दे रहे थे, और FPS को यानी कि जो फेयर प्राइस शॉप है उसको कमीशन दे रहे थे। दूसरा स्कीम जो आया था इसमें हम लोग ऑटोमेशन कर रहे थे, मॉनिटरिंग के लिए काम किए थे और डिजिटलाइजेशन किए थे। अब दोनों जो है वो PDS के लिए काम कर रहा है, इसलिए दोनों को हम लोग मिक्स कर दिए और सार्थक PDS बना दिए। अब इस पोर्टल के अंदर आप ऑटोमेशन वाला काम भी कर सकते हो, मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, डिजिटलाइजेशन भी हो जाएगा, और साथ में इसी स्कीम के अंदर इसी इंटीग्रेटेड स्कीम के अंदर
FPS का कमीशन भी मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ समझो, ये जो सप्लाई चेन है PDS का, इसके अंदर सरकारी तो पैसा दे रहा है, तो सरकार किसको किसको पैसा दे रहा है? सरकार जो है वो फेयर प्राइस शॉप्स को पैसा दे रहा है, इसको कमीशन दे रहा है। यहाँ पर जो दुकानदार मिलकर काम कर रहा है उसका कमीशन कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है। इसका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये पैसा कौन देगा? सरकार देगा। तो ये जो पैसा दे रहा है, पहले ये स्कीम नंबर 1 पे होता था, और दूसरा जो है ट्रैक करने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए स्कीम 2 था। ठीक है, वो दोनों स्कीम को हम लोग अभी मर्ज करके सार्थक PDS बना दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जो सार्थक PDS है इसमें 25,530 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रहा है। इसको 5 साल तक इसका ड्यूरेशन है, 2026 से लेकर 2031 तक। ठीक है, अभी हम लोग इसको यहाँ पर रीडिंग कर लेते हैं। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है द कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन PDS, सार्थक PDS एज अम्ब्रेला स्कीम। इसको कंटिन्यू किया गया है आफ्टर इंटीग्रेटिंग 2 स्कीम्स। ठीक है, दोनों स्कीम का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्या है? असिस्टेंस टू स्टेट एजेंसीज फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड FPH डीलर्स मार्जिन अंडर NFSC। इसके बाद दूसरा स्कीम का नाम क्या है? स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्मार्ट PDS। ऑब्जेक्टिव भी लिखा हुआ है कि क्यों हम लोग इन दोनों स्कीम को मर्ज किए हैं, ताकि एक यूनिफाइड, सिटीजन सेंट्रिक, इंटेलिजेंट और इंटर ऑपरेबल PDS इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। समझे? सरकार देख सके कि मान लो कि FCI से कितना सामान गया है, कितना KG सामान गया है, अब गोडाउन्स में पहुंचा कितना सामान है ये भी देखेंगे, तो ये मालूम चल सकेगा कि कितना सारा बीच में सामान का घपला हुआ है। अब मान लो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट गोडाउन जो है वो आगे में ट्रांसपोर्ट करते समय बहुत घपला किया है, तो वो भी ट्रैक हो जाएगा। तो सब कुछ ट्रैक जो है वो एक ही स्कीम के अंदर हो जाएगा। इसका ड्यूरेशन जो है 31 मार्च 2031 तक है। आउटले जो है 25,530 करोड़ है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो नोट्स के माध्यम से चीजें हमेशा आसान हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई लाइक करो यार। नेशनल हेल्थ अकाउंट, ये न्यूज क्या है? देखो, ये न्यूज में ना सरकार जितना भी हेल्थ को लेकर के खर्चा हुआ है आज तक वो बता रहा है। ठीक है, मतलब क्या क्या खर्चा होगा। मान लो कि आपने कुछ खर्चा किया होगा हेल्थ के लिए, सरकार ने आपके हेल्थ के लिए कुछ खर्चा किया है। ठीक है, सरकार ने आपके हेल्थ के लिए कोई स्कीम चलाया तो वहां पर खर्चा किया है, सरकार ने हॉस्पिटल बनाया है वहां खर्चा किया है। ठीक है, तो जितना भी खर्चा हुआ है सरकार का, वो सारा का जो अकाउंट्स है वो आपको यहाँ पर बता रहा है सरकार। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं नेशनल हेल्थ अकाउंट। इसको प्रिपेयर कौन किया है? नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर ने इसको प्रिपेयर किया है। इसके बाद 2013-14 में कितना हम लोग खर्चा कर रहे थे, 2022-23 में कितना खर्चा किए हैं, ये पूरा का पूरा ब्यौरा भी दिया है। ब्यौरा को समझते हैं ना, ब्यौरा को समझते हैं एक एक करके। दिख रहा है आपको? चलो दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पर हर एक चीज को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना खर्चा किया है। गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा करता है भाई? देखो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाता है तो वो तो आपके लिए हेल्थ के लिए खर्चा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल बनाया है। ठीक है, वो हॉस्पिटल के लिए जो खर्चा किया है सरकार, तो वो आपके हेल्थ के लिए तो खर्चा किया है, तो वो हेल्थ का एक्सपेंडिचर कहलाएगा। गवर्नमेंट जो है वो हॉस्पिटल में बहुत सारा सैलरी दे रहा है डॉक्टर को, तो वो खर्चा भी तो हेल्थ का ही खर्चा है, वो भी खर्चा यहाँ पे गिनाएगा। वैक्सीनेशन आपका कराया है या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो सब के लिए गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है। तो 13-14 का बात करें तो 2013-14 में 1.15% ऑफ GDP खर्चा करता था। 2022-23 में 1.43% ऑफ GDP खर्चा किया है, और नया GDP सीरीज के हिसाब से देखा जाए तो 1.48% खर्चा हुआ है ऑफ GDP। ठीक है, तो इतना गवर्नमेंट ने खर्चा किया है आपके हेल्थ को लेकर के। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया है 1.15% ऑफ GDP 13-14 में, और 22-23 में 1.43% GDP, ये जो खर्चा गवर्नमेंट किया है, तो पर कैपिटा कितना रुपया का खर्चा हुआ है? तो पर कैपिटा 2786 रुपया हुआ है मेडिकल के लिए, है ना, हेल्थ के लिए। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना हुआ है हमारे देश में, यानी आपके जेब से कितना पैसा गया है। अगर हम लोग गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर को हटा दें और इंश्योरेंस कंपनी का एक्सपेंडिचर को भी हटा दें, तो आप जब डॉक्टर दिखाने के लिए गए थे तो ऑन एन एवरेज आपका जेब से कितना पैसा खर्चा किया है हुआ था? तो 43.4% ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर आपका खर्चा हुआ है।
यानी टोटल लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना हुआ है 43.4%। ठीक है, 2013-14 में कितना हुआ था 64.2%, यानी कि कम हुआ है। आप लोग जो हैं, यानी हम लोग अपने पॉकेट से कम खर्चा किए हैं, यानी कि मैक्सिमम जो है वो सरकार या तो खर्चा कर दे रहा है हम लोग के बिहाफ में, या तो इंश्योरेंस कंपनी हम लोग का खर्चा हैंडल कर ले रहा है। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का 43.4% हम लोगों ने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर किया है। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का मतलब, कि उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आ गया, सिटीजन एक्सपेंडिचर भी आ गया, इंश्योरेंस कंपनी एक्सपेंडिचर भी आ गया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर भी एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, तो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का मतलब कि हम लोगों ने कंट्री में हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना किया है, सरकार, सिटीजन, इंश्योरेंस कंपनी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम सब मिला करके हेल्थ के लिए कितना खर्चा किया है, उसको हम लोग बोल रहे हैं टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। अब इसी टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर के अंदर जो गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है वो तो हम लोगों ने देखा, इसके अंदर सिटीजन यानी कि हम लोग आउट ऑफ पॉकेट कितना खर्चा किए हैं वो भी हम लोग देखें, कितना किए हैं 43.4%। गवर्नमेंट कितना खर्चा किया है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर के अंदर 43.7%। ठीक है, हम लोग कितना किए हैं आउट ऑफ पॉकेट 43.4%, सरकार कितना किया है 43.7%। ठीक है, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसके द्वारा कितना खर्चा हुआ है, तो पहले 3.4% हुआ करता था, अभी 9.2% हुआ है। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर के अंदर, यानी कि सोशल सिक्योरिटी का जो भी स्कीम्स वगैरह चलता था, तो वो स्कीम्स कितना खर्चा किया है, 6% पहले खर्चा करता था, अब 9.9% खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या समझ में आ रहा है, सिंपली ये समझ में आ रहा है कि हेल्थ को लेकर के हम लोग ने जितना भी खर्चा किया है, पहले हम लोग आउट ऑफ पॉकेट ज्यादा खर्चा करते थे, अब हम लोग आउट ऑफ पॉकेट कम खर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस वाला भी खर्चा कर रहा है, अब जो है स्कीम्स के अंदर भी खर्चा हो रहा है और सरकार का भी खर्चा हो रहा है। सिंपल यही बात कहा गया है। ठीक है, अभी इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। तो नेशनल हेल्थ अकाउंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज किया है नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टीमेट्स फॉर इंडिया 2022-2023। ठीक है, यह 10th रिपोर्ट है ऑन हेल्थ एक्सपेंडिचर एस्टीमेट। इसको प्रिपेयर किया गया है बाय एनएचए, टेक्निकल सेक्रेटरिएट ऑफ NHSRC, यूजिंग द सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स फ्रेमवर्क। प्रिपरेशन ऑफ नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टीमेट्स वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन 2014। 2014 से ये बन रहा है। ठीक है, ये 10वां रिपोर्ट है। 10वां रिपोर्ट का हम लोगों ने हाईलाइट्स देखा, फिर से हाईलाइट्स को रीड कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है 1.43%, मतलब बढ़ा है। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर शेयर इन गवर्नमेंट जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये कितना है 4.89%, मतलब गवर्नमेंट जितना भी खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट सिर्फ हेल्थ पर थोड़ी खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट हेल्थ पे भी खर्चा कर रहा है, एजुकेशन पे भी खर्चा कर रहा है, डिफेंस पे भी खर्चा कर रहा है। ठीक है, अपना स्टाइल मारने पे भी खर्चा कर रहा है। तो इतना खर्चा कर रहा है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए कितना खर्चा किया है, मतलब हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए कितना खर्चा किया है, तो 4.89% खर्चा किया है। ठीक है, गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर पर कैपिटा कितना रहा है 2786, जो कि 2.7% टाइम्स ज्यादा है फ्रॉम 2013-14। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का कितना करा है। ठीक है, और हम लोग जो है अपने पॉकेट से कितना खर्चा किए हैं आउट ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर हम लोग जानते हैं जहां पर हर एक खर्चा आता है, सिटीजन का भी खर्चा आता है, गवर्नमेंट का भी खर्चा आता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का भी खर्चा आता है। तो वो सारा हेल्थ एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट कितना परसेंटेज खर्चा किया है 43.7%, जो कि बढ़ा है। और हम लोग कितना खर्चा किए हैं आउट ऑफ पॉकेट, हम लोग का कमा है ना, हम लोग कमा है 43.4% हम लोग खर्चा किए हैं। कोविड के टाइम पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत कम था, यानी कोविड के टाइम पे सरकार ज्यादा खर्चा उठाया था, हम लोग का कम खर्चा लगा था। इसके बाद प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस शेयर जो है वो भी बढ़ा है। ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर शेयर जो है वो भी बढ़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, तो लाइक कर दो भाई, लाइक करने में पीछे मत हटो। अभी लास्ट न्यूज है, इसके बाद आप भूल जाओगे, तो लाइक कर दो भाई, है ना। अब लॉजिस्टिक पोर्ट इन परफॉर्मेंस इंडेक्स को देखते हैं। ठीक है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने एक इंडेक्स बनाया है बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ पोर्ट्स। बहुत सारा पोर्ट्स है हमारे इंडिया के अंदर, तो कौन सा पोर्ट सबसे बेस्ट काम कर रहा है उसके लिए हम लोग उन लोगों को रैंकिंग दिए हैं। उस रैंकिंग का नाम है लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स।
इसके अंदर हम लोग 3 सेगमेंट के अंदर बेस्ट पोर्ट को रैंक किए हैं। तो 3 सेगमेंट है। 3 सेगमेंट कौन कौन सा है? पहला सेगमेंट है ड्राई बल्क कार्गो, यानी कि ऐसा पोर्ट जहां पर ड्राई बल्क कार्गो जाता है, मतलब कि ऐसा सामान जाता है जो कि सूखा सूखा है, जैसे कि फूड ग्रेन्स सूखा सामान है, आयरन ओर, फर्टिलाइजर, कोल, ये सब सूखा सामान है। तो ये सब का कैटेगरी में टॉप पे कौन आया है? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा, ये रैंक किया है नंबर 1। इसके बाद लिक्विड बल्क कार्गो, यानी कि ऐसा एरिया, ऐसा पोर्ट जहां से क्रूड ऑयल सब बेस्ट जा पा रहा है, पेट्रोल जा पा रहा है, केमिकल जा पा रहा है। इसका मतलब कि जो लिक्विड कार्गो है वो जा पा रहा है। तो लिक्विड कार्गो को हैंडल करने के लिए जो बेस्ट पोर्ट है वो कौन सा है? तो गुजरात का सिक्का पोर्ट है। ठीक है। इसके बाद तीसरा है कंटेनर पोर्ट, कंटेनर कार्गो, यानी जो कंटेनर कार्गो को अच्छे से हैंडल कर पा रहा है उसमें बेस्ट कौन है? मुंड्रा पोर्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें भी हम लोग समझ लिए कि 3 सेगमेंट के अंदर हम लोग 3 पोर्ट को रैंक किए हैं बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। रीड कर लेते हैं ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवेज ने रिलीज किया है लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है ये हम लोग बनाए हैं टू एसेस एंड इम्प्रूव द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन पोर्ट्स। इट हैज बीन डेवलप्ड अंडर सागर आंकलन फ्रेमवर्क। टॉप परफॉर्मिंग पोर्ट्स कौन कौन रहा है? तो ड्राई बल्क कार्गो कैटेगरी के अंदर पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को मिला है, लिक्विड बल्क कार्गो कैटेगरी के अंदर सिक्का पोर्ट को मिला है, और कंटेनर कार्गो कैटेगरी के अंदर मुंड्रा पोर्ट को मिला है। तो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी कहां पर है? ये उड़ीसा में है। सिक्का पोर्ट कहां पर है? ये गुजरात में है। और मुंड्रा पोर्ट कहां है? ये भी गुजरात में है। तो इसको यहाँ पर आप लिख लेना कि ये पोर्ट कहां पर पड़ता है। ठीक है, ये आज हमारा लास्ट न्यूज था। अब हम लोग समरी करेंगे। समरी में सारे न्यूज को फटाफट रिवाइज कर लेंगे, आपको रिटेन करवा देंगे। ठीक, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो भाई आप पापी हो, पापी। एक लाइक करो और एक मस्त कमेंट करो, आपका एक कमेंट बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं समरी। ठीक, चलो समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा। अटल पेंशन योजना फेलिसिटेशन प्रोग्राम, पीएफआरडीए ने बैंक्स को अवार्ड दिया है, फेलिसिटेट किया गया है। जो भी बैंक्स ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटल पेंशन योजना के अंदर सब्सक्राइब करवाया है। FY26 के अंदर ना 1.35 करोड़ लोग जो है सब्सक्राइब किए हैं इन अटल पेंशन योजना, जिसमें से 55% जो है वो वुमेन है। तो जिन बैंक्स ने ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाया है उन लोगों को अवार्ड भी मिला है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एसबीआई को, यूनियन बैंक को, यूको बैंक को फेलिसिटेट किया गया है। एसबीआई ने 116% टारगेट अचीव किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनुअल टारगेट है, जो भी ज्यादा अचीव किया है उन लोगों को अवार्ड मिला है। प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर आईडीबीआई बैंक को मिला है, इन्होंने 156% ऑफ द टारगेट कंप्लीट किया था। रीजनल रूरल बैंक के अंदर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, मेघालय रूरल बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक और असम ग्रामीण बैंक को फेलिसिटेट किया गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के कैटेगरी के अंदर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है अवार्ड। अब स्टेट लेवल बैंक कमेटी अलग अलग राज्य का होता है, तो किन किन राज्य को अवार्ड मिला है? झारखंड को, बिहार को और वेस्ट बंगाल को। ठीक है, अगला न्यूज क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने 2 ऐप लॉन्च किया है सीनियर सिटीजन के लिए। पहला है जीवन ऐप, दूसरा है शतायु ऐप। जीवन ऐप का फुल फॉर्म है जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। ठीक है, और शतायु ऐप का फुल फॉर्म है सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर यूटिलिटी। सिंपल से याद रखो, जीवन आसान बनाने के लिए जीवन ऐप है, और शतायु यानी कि शत आयु, 100 साल तक जीने के लिए आपको शतायु ऐप बनाया गया है। जीवन आसान करने के लिए जीवन ऐप और जीवन लंबा करने के लिए शतायु ऐप। जीवन आसान कैसे बनेगा? जीवन ऐप के अंदर जो भी सीनियर सिटीजन होंगे वो जीवन ऐप के अंदर जब लॉग इन करेंगे तब उनको सारा गवर्नमेंट स्कीम देखने को मिलेगा जो भी उन लोग के लिए सरकार ने लाया है। तो जीवन ऐप के अंदर सीनियर सिटीजन का लेकर के जो भी गवर्नमेंट स्कीम होगा उसका इंफॉर्मेशन होगा। इसी ऐप के अंदर आप इमरजेंसी कॉल भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि जो भी बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं उनको इमरजेंसी सपोर्ट चाहिए होता है, तो इमरजेंसी टोल फ्री नंबर भी वहां पर होगा। साथ में सीनियर सिटीजन का जो भी होम्स होता है जो कि सरकार प्रोवाइड कराता है, तो अगल बगल में जो भी सीनियर सिटीजन होम्स है उसका भी इंफॉर्मेशन जीवन ऐप के अंदर हो जाएगा।
शतायु ऐप क्या है? शतायु ऐप एक ऐप है जहां पर आपको केयर गिवर का अवेलेबिलिटी पता चलेगा। मान लो कि कोई भी सीनियर सिटीजन है, वो देखना चाहता है कि अगल बगल में हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर हमारे स्टेट के अंदर कितना केयर गिवर अवेलेबल है जिनको हम लोग बुला सकते हैं, वो शतायु ऐप के थ्रू कर पाएगा। तो जीवन ऐप से जीवन आसान हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी मिल गया, इमरजेंसी सपोर्ट मिल गया, और सीनियर सिटीजन घर कहाँ पर है ये भी मालूम चल गया। शतायु ऐप से हमको केयर गिविंग मिल रहा है ताकि हम लंबे समय तक जी सके। तो केयर गिवर का पूरा जानकारी हमको शतायु ऐप के अंदर मिल जा रहा है। दोनों का फुल फॉर्म आप याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग भव्य स्कीम, भारत औद्योगिक विकास योजना। ये स्कीम के अंदर क्या है? सरकार जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपर को इंसेंटिव दे रहा है ताकि 100 इंडस्ट्रियल पार्क बन सके, रेडीमेड इंडस्ट्रियल पार्क बन सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव दे रहा है स्टेट डेवलपर को, प्राइवेट डेवलपर को, ताकि 100 इंडस्ट्रियल पार्क बन सके हमारे इंडिया के अंदर। ये रेडीमेड पार्क होने चाहिए, मतलब प्लग टू प्ले मॉडल पे ये पार्क होना चाहिए। जो भी इन्वेस्टर्स है जो कि आकर के यहाँ सीधा अपना काम चालू करना चाहता है, वो सीधा इन इंडस्ट्रियल पार्क में आएगा, काम चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्रियल पार्क में ऑलरेडी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, जैसे कि इंटरनल रोड, ड्रेनेज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूटिलिटीज। इसके बाद वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहेगा, जैसे रेडीमेड फैक्ट्री शेड, वेयर हाउस, टेस्टिंग लैब, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहेगा, जैसे कि वर्कर हाउसिंग एंड सपोर्ट एम्यूनिटीज। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडीमेड बना करके रखने के लिए सरकार इंसेंटिव दे रहा है। किसको? डेवलपर्स को, इंडस्ट्रियल डेवलपर को। ठीक है, तो इसका एक कंडीशन है कि जो इंडस्ट्रियल पार्क रहेगा वो मिनिमम 100 एकर्स का होना चाहिए नॉर्मल स्टेट्स के लिए, और हिली एंड स्मॉल एरिया स्टेट्स के लिए 25 एकड़ मिनिमम जगह रहना चाहिए जहां पर ये इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। ठीक है, मैक्सिमम 1000 करोड़ का यहाँ पर एरिया होना चाहिए, यानी मिनिमम 100, मैक्सिमम 1000 एरिया, और स्मॉल एंड हिली एरियाज में मिनिमम 25 एकर्स, क्योंकि स्मॉल एंड हिली एरियाज में आप 100 एकड़ का जगह पाएंगे ही नहीं, तो कहां से पार्क बनाएंगे। इसीलिए स्मॉल एंड हिली स्टेट्स में 25 एकड़ का मिनिमम रिक्वायरमेंट रखा गया है। अभी कितना इंसेंटिव दिया जाएगा? सरकार बोल रहा है जो गवर्नमेंट या फिर स्टेट डेवलपर है उसको अप टू 1 करोड़ पर एकड़ तक हम लोग दे सकते हैं, और जो प्राइवेट डेवलपर होगा उसको 50 लाख पर एकड़ या फिर 50% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट विच एवर इज लोअर, उतना मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट अब ये जो 100 इंडस्ट्रियल पार्क है इसको इंसेंटिव देगा, है ना, इनके लिए इंसेंटिव देगा। तो किसको ज्यादा इंसेंटिव देगा, किसको कम इंसेंटिव देगा, ये कैसे डिसाइड करेगा? तो 7 क्राइटेरिया है, उस पर सिलेक्ट होगा, उसी पर आपको इंसेंटिव मिलेगा। पहला है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। आपका जो इंडस्ट्रियल पार्क है उससे कितने मोड में कनेक्टिविटी है, रोड, रेलवेज, ठीक है, वाटरवेज, कितना मोड पे कनेक्टिविटी है आपका इंडस्ट्रियल पार्क का, उस पर डिसाइड किया जाएगा। दूसरा साइट सुटेबिलिटी, आपका जिस जगह पे है इंडस्ट्रियल पार्क उस साइट का सुटेबिलिटी कितना है, प्रैक्टिकल जगह पे है या नहीं। क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका वहां इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बनाया है उसका क्वालिटी क्या है। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम स्ट्रेंथ, अगल बगल में कितना इंडस्ट्रीज है। पॉलिसी फैसिलिटेशन, आपके जो राज्य है वो आपके बिजनेस को और प्रमोट करने के लिए क्या क्या पॉलिसी लेकर के आता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या नहीं है। डिजिटल गवर्नेंस रेडीनेस, ये भी देखा जाएगा, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी देखा जाएगा। ठीक है, सरकार ये जो स्कीम है इसके लिए 33,660 करोड़ रुपया रखा है आउटले, और ये 6 साल तक चलेगा, FY27 से 32 तक। ठीक है, तो सरकार जो है वो इंसेंटिव दे रहा है स्टेट डेवलपर को, प्राइवेट डेवलपर को, ताकि 100 इंडस्ट्रियल पार्क बने जिसका मिनिमम एरिया 25 करोड़ होगा, 25 एकड़ होगा स्मॉलर स्टेट्स में, और नॉर्मल स्टेट्स में 100 एकड़ रहेगा, और मैक्सिमम एरिया 1000 एकड़ रहेगा। ठीक है, इंसेंटिव में कितना इंसेंटिव मिल रहा है? अगर गवर्नमेंट या फिर स्टेट बैंक डेवलपर है तो अप टू 1 करोड़ का मिलेगा, अप टू 1 करोड़ पर एकड़। अगर प्राइवेट डेवलपर है तो 50 लाख पर एकड़, या फिर 50% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट विच एवर इज लोअर। इंडस्ट्रियल पार्क में तीनों चीज रहना चाहिए, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए, वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। 7 क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, जिसके हिसाब से देखा जाएगा कि किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपर को कितना पैसा देना चाहिए। 7 क्राइटेरिया कौन कौन सा है? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, साइट सुटेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम स्ट्रेंथ, और पॉलिसी फैसिलिटेशन, डिजिटल गवर्नेंस रेडीनेस एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरा न्यूज को देखते हैं। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में समझते हैं। और अभी
इसका गवर्निंग बॉडी का मीटिंग हुआ है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले 1961 में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। क्यों? देखो, जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ था तो बहुत सारे देश जो है वो तहस नहस हो चुके थे, वो अपने आप को वापस रिबिल्ड कर रहे थे। उसी केस में जो एशिया पैसिफिक रीजन है, यहाँ के जो कंट्री थे, ये काफी टूट गए थे, तो धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड कर रहे थे। उनमें से ही एक कंट्री था जापान, जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहा था। उसने नया नया प्रोडक्टिविटी के लिए सिस्टम बनाया था, ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लिया था कि प्रोडक्टिविटी उन्होंने इनहेंस कर लिया था। मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रोडक्टिविटी था, सर्विसेज में भी प्रोडक्टिविटी था। तो जापान का प्रोडक्टिविटी को देखते हुए बाकी सारा एशिया पैसिफिक का जो कंट्रीज था, उन्होंने बोला कि जापान मुझे भी सिखाओ। तो जापान ने बोला कि एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग मिल करके चलाते हैं। वहां पर क्या होगा, जो भी कंट्रीज जो भी सिस्टम बना के लाएगा, जो सिस्टम काम कर रहा हो, वो यहाँ पर दूसरे लोगों को भी सिखाएगा। तो इसीलिए 1961 में स्टैब्लिश हुआ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन थ्रू रीजनल कॉपरेशन। इसका हेडक्वार्टर अभी टोक्यो पे है, ठीक है। इसका गवर्निंग बॉडी का मीटिंग हुआ है। गवर्निंग बॉडी का मीटिंग में ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी 68th गवर्निंग बॉडी इंडिया में हुआ था, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है उसको बदल दिया गया है। अभी तक मतलब पिछले साल के लिए अमरदीप सिंह भाटिया थे चेयरमैन। अभी चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर अनवर सुनेसी, ठीक है। ये कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के। साथ में देखो, ये जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर बहुत सारा कंट्री रिप्रेजेंट करता है एशिया पैसिफिक का। तो हर एक कंट्री का ना एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है। तो कंबोडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंबोडिया नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको एपीओ एबी एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट मिला है। यानी ये सर्टिफिकेट किसी को मिलता है तो ये आगे सर्टिफाई कर सकता है सर्टिफाइंग बॉडी को। यानी देखो, कोई भी चीज अगर आपको सिखाना है दूसरे कंट्रीज को, तो कोई आदमी सिखाएगा, है ना, कोई इंस्टीट्यूशन सिखाएगा। तो कौन सिखाता है? तो प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट सिखाता है, ठीक है। प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट सिखाता है। ये प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट सिखा रहा है और सर्टिफिकेट भी दे रहा है। तो ये सर्टिफिकेट दे रहा है, इसको कौन सर्टिफिकेट देता होगा? एक सर्टिफिकेशन बॉडी देता होगा, है ना। अब जो सर्टिफिकेशन बॉडी है, इसको कौन सर्टिफिकेट देगा? इसको देगा ये एक्रेडिटेशन बॉडी, एपीओ एबी एक्रेडिटेशन बॉडी। ये देगा ये सर्टिफाई करेगा सर्टिफिकेशन बॉडीज को, ताकि सर्टिफिकेशन बॉडीज आगे जाके सर्टिफाई करे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कंबोडिया का जो नेशनल और प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लोग ये सर्टिफिकेट दिए हैं, यानी उसको हम लोग सर्टिफाई किए हैं कि तुम आगे सर्टिफिकेशन बॉडीज को सर्टिफाई कर सको, ठीक है। अब यहाँ जो है हम लोग 68th गवर्निंग बॉडी का मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगला मीटिंग कहाँ होगा? अगला मीटिंग होगा लेओस 2027 के अंदर, ठीक है। ये न्यूज भी हम लोगों ने कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सकुरा साइंस प्रोग्राम। तो जापान जो है वो अलग अलग देश के स्टूडेंट्स को 1 वीक विजिट पे अपने देश पे इनवाइट करता है, और वहां पर जापान के लैब्स को दिखाता है, जापान के यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजीज को दिखाता है, रोबोटिक्स को दिखाता है, एआई को दिखाता है, जापान का कल्चर से बच्चों को अवगत कराता है, बच्चों को जापानीज साइंटिस्ट से मिलवाता है। यानी जापान जो है वो क्या कर रहा है? ये यंग माइंड्स को जापान के अंदर ला रहा है, और जापान का जो भी टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, एआई है, इसके बारे में ज्ञान दे रहा है, ताकि जो यंग माइंड्स है वो इंस्पिरेशन ले सके और अपने देश में जाकर के भी जापान के बारे में बात कर सके। तो ये जो प्रोग्राम है सकुरा साइंस प्रोग्राम, ये 2014 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी, ये इसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। इंडिया जो है अपने बच्चों को भेज रहा है 2016 से, ठीक है। सिर्फ इंडिया नहीं भेजता है, बाकी देश भी भेजता है, ठीक है, जिसको जापान इन्वाइट करता है, जैसे कि घाना, नाइजीरिया, यहाँ के भी लोग जाते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम 2014 में लॉन्च हुआ था, और 2 साल के बाद इंडिया ने इसको चालू किया, और इंडिया एनुअली अब स्टूडेंट्स को भेजता है। हर बार अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स को भेजता है। इस साल उन्होंने क्या किया है? इस साल 56 गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को भेजा है विथ 4 सुपरवाइजर, ठीक है। ये बेनिफिशरीज हैं ऑफ नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। यहाँ पर सकुरा का मतलब क्या होता है? सकुरा का मतलब होता है चेरी ब्लॉसम, ठीक है। इसके बाद देखो, 3rd इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ है ऑस्लो, नॉर्वे के अंदर। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं। देखो, इस इमेज से समझो, और ये इमेज समझ जाओगे तो न्यूज समझ में आ जाएगा। देखो, ये है इंडिया, और यहाँ है नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन आता है?
5 कंट्रीज आता है, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है आपसे कि कौन सा कंट्री नॉर्डिक कंट्रीज कहलाता है। ठीक है, तो कौन कौन है, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, यानी ये सब कंट्रीज जो आपको कलरफुल दिख रहा है। ठीक है, तो इन कंट्रीज से हम लोग क्या किए हैं, बातचीत किए हैं। अब यही एक बार समिट हुआ है हमारा। ठीक है, तो हम लोग इससे क्यों बात कर रहे हैं, एक मिनट में आपको, हाँ, हम लोग इनसे क्यों बात कर रहे हैं। देखो, इनका लोकेशन बहुत तगड़ा है। इनका लोकेशन जो है ना, यहाँ पर है, आर्टिक सर्कल के पास है। आर्टिक सर्कल के पास इसका लोकेशन है। अगर और क्या हो रहा है ना, आर्टिक सर्कल पिघल रहा है, यहाँ का जो बर्फ है ये पिघल रहा है। तो बर्फ पिघल रहा है तो वो मानसून पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे देश का जो वेदर है उस पर इम्पैक्ट करेगा। साथ में अगल बगल का जो आइलैंड नेशन है उसको भी डुबा सकता है। ठीक है, इनको भी डुबा सकता है और इंडिया को भी इम्पैक्ट करेगा। तो इंडिया चाहता है कि ये जो आर्टिक एरिया है यहाँ पर हम लोग रिसर्च कर पाए। ठीक है, उसके बाद इंडिया एक और चीज चाहता है कि जैसे यहाँ आर्टिक सर्कल का पानी सब पिघल जा रहा है, मतलब बर्फ पिघल जा रहा है, तो एक सी रूट बन रहा है, एक सी रूट बन रहा है। तो जो हम लोग नॉर्मली सी रूट इधर से आता है, हम लोग चाह रहे हैं कि ये वाला सी रूट तो बन सकता है। तो ये सी रूट भी अगर हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना है तो इन लोग के साथ दोस्ती करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इन लोग के साथ दोस्ती करके समिट कर रहे हैं। ये समिट जो हुआ है हम लोग का, ये तीसरा समिट हुआ है। पहला समिट 2022 में हुआ था। तो इंडिया का ये लालच है। दूसरा, इंडिया का क्या लालच है, इंडिया चाहता है कि यहाँ पर हम रिसर्च कर सकें। दूसरा, अपना लोगों को यहाँ भेज सकें, क्योंकि ये जो कंट्री है ना, ये रिसर्च में बहुत आगे है। और दूसरा, हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ये लोग बहुत आगे है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से हम लोग दोस्ती बढ़ाएं। ठीक है, तो यही सेम चीज है, इसी के लिए समिट हुआ है। ठीक है, तो ये समिट कहाँ हुआ है, ऑस्लो। ऑस्लो कहाँ होता है, ये नॉर्वे के अंदर है। ठीक है, ये नॉर्वे के अंदर है। तो ये थर्ड समिट हुआ है, इसके अंदर क्या क्या आउटकम हुआ है वो देखेंगे। उससे पहले देखो कि इंडिया जो है, इनका लोकेशन से अट्रैक्ट अट्रैक्ट कर रहा है और इनका रिसर्च कैपेबिलिटी से भी अट्रैक्ट करता है। ये जो नॉर्डिक कंट्रीज है, जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये लोग बहुत खुश रहता है, इनका लोकेशन भी बहुत तगड़ा है और ये रिसर्च में बहुत आगे है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इनके साथ रह करके रिसर्च पे सीखें, टेक्नोलॉजी को सीखें और इनका लोकेशन का फायदा उठाएं। और साथ में पूरे दुनिया में ये दिखाएं कि हम लोग का जो दोस्ती है वो सिर्फ बड़ा बड़ा देशों से नहीं है, हम लोग का दोस्ती ज्यादा दूर दूर तक है। ठीक है, इसके बाद इंडिया जो है नॉर्डिक कंट्रीज को अपना मार्केट देगा और लेबर देगा। ठीक है, जैसे थर्ड समिट हुआ है, यहाँ पर क्या क्या चीज के बारे में बात हुआ है। पहला, ग्रीन टेक्नोलॉजी का पार्टनरशिप को लेकर के बात हुआ है। दूसरा, इंडिया और ईएफटीए के बीच में, यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन हुआ था इंडिया और यूरोप के बीच में, जिसमें 4 कंट्रीज है, जिसके बीच में हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए थे। उन 4 कंट्रीज में से 2 कंट्रीज जो है वो नॉर्डिक कंट्रीज है, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। 4 कंट्रीज कौन कौन सा है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि 4 कंट्रीज में से कौन सा कंट्रीज है कि नॉर्डिक कंट्रीज है। तो इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ जो हम लोग का ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसमें कौन कौन सा कंट्री है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, स्विट्जरलैंड है और लिंकनस्टीन है। ठीक है, साथ में हम लोग आर्टिक रीजन के लिए कॉपरेशन का भी बात किए। साथ में हम लोग स्टेम एरियाज में रिसर्च के लिए भी बात किए कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स सेक्टर के अंदर हम लोग भी रिसर्च करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, इसके बारे में बातचीत हुआ। साथ में ब्लू इकोनॉमी में हम लोग कॉपरेशन करना चाहते हैं, और इसमें क्या करेंगे, ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है कि ओशियन का इस्तेमाल करके अपना इकोनॉमी को बूस्ट करना। ओशियन का इस्तेमाल करके इकोनॉमी कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ओशियन में जो भी सी फूड्स पाया जाता है, फिश पाया जाता है, ट्रेड पाया जाता है, तो उन ट्रेड का इस्तेमाल करके हम लोग अपने ग्लोबल इकोनॉमी को में पार्ट ले सकते हैं, ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जो है कॉपरेट कर रहे हैं नॉर्डिक कंट्रीज के साथ, ताकि उन लोग का भी ब्लू इकोनॉमी बढ़े आगे और हम लोग का भी बढ़े। मोबिलिटी ऑफ टैलेंट, हम लोग जो है अपने इंडियन स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, एकेडमिक्स को भेजेंगे नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो यूटिलाइज हो सके वहां पर। ठीक है, और हमारे देश का जो लोग है वो भी काफी कुछ सीख सके वहां पर। ठीक है, इसके बाद नॉर्डिक कंट्रीज के लिए हम लोग 100% एफडीआई अलाउ किए हैं फॉर डिफेंस प्रोडक्शन। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिफेंस प्रोडक्शन के लिए हम लोग 100% एफडीआई अलाउ करवाए हैं। ठीक है, इंडिया का जो आर्टिक पॉलिसी है वो 2022 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये जो नॉर्डिक समिट है, ये पहला नॉर्डिक समिट 2018 में हुआ था। ठीक है, और आर्टिक पॉलिसी जो है वो 2022 में हम लोग चालू किए थे। 6 पिलर है इसका, 6 पिलर का नाम आपको याद रहना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग इंडियाज साइंस, रिसर्च एंड कॉपरेशन,
दूसरा क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। चौथा ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी। पांचवा गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। और छठा नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इन आर्कटिक। मतलब समझोगे? समझाओ, समझाता हूँ। स्ट्रेंथनिंग इंडियाज साइंटिफिक रिसर्च एंड कॉर्पोरेशन। साइंटिफिक रिसर्च सीखना चाहते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज जा रहे हैं। क्लाइमेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, आर्टिक को संभालेंगे तो मानसून को संभाल पाएंगे, अपना इंडिया का वेदर को संभाल पाएंगे। तीसरा पिलर क्या है? इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, उनको ब्लू इकोनॉमी सिखाएंगे और रिसर्च करवाएंगे। पांचवा ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, उधर अपना रास्ता बनाएंगे, सी रूट बनाएंगे। गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, दुनिया में ये बात फैलाएंगे कि हम लोग छोटे छोटे देशों से भी दोस्ती करते हैं। और लास्ट में नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इन आर्कटिक। ठीक है, वहां पर अपने लोगों को भेज रहे हैं ताकि नेशन का कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके आर्कटिक एरिया में। ठीक है, समझ में आया आपको ये वाला भी? अब इसके बाद देखते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने डेटा रिलीज किया है फॉर FY26। ये जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ये करता क्या है? ये खादी प्रोडक्ट्स को और विलेज इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डेवलपमेंट करता है, उनका प्रमोट करता है, उनको प्रमोट करता है। तो जो भी गांव में जो भी आर्टिसंस होते हैं, जो जो भी वो सामान वामान बनाते हैं, तो उनको बेचना, उनको प्रॉफिट करवाना, यही काम है KVIC का। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का। तो इन्होंने 2026 के लिए, FY26 के लिए इन्होंने दिया है डेटा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि खादी फैब्रिक का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। इसके बाद विलेज इंडस्ट्री सेक्टर, जैसे कि हनी, अगरबत्ती, सोप, कोयर प्रोडक्ट्स, पोटरी, हर्बल प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड मोर, ये सब का प्रमोशन करना KVIC का काम है। तो इन्होंने 2026 के लिए, FY26 के लिए डेटा रिलीज किया है। इन्होंने कहा है कि ओवर द लास्ट 12 ईयर्स, पिछले 12 सालों में सेल्स जो है वो 501% बढ़ा है, प्रोडक्शन 380% बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट 56% बढ़ा है और एम्प्लॉयमेंट 275% बढ़ा है। अगर सेल्स बढ़ेगा तो प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही पड़ेगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और सेल्स भी बढ़ रहा है तो रेम्यूनरेशन भी तो बढ़ेगा। यही हुआ है। तो पिछले 12 सालों में सेल्स बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, रेम्यूनरेशन भी बढ़ा है। FY26 का बात करें तो सेल्स जो है वो 1.87 लाख करोड़ पहुंच गया है। साथ में 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है FY26 के अंदर। साथ में 66,494 यूनिट्स अभी खुला है अंडर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, ये डेटा भी हम लोग देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फ्लैश रिपोर्ट ऑन सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एक रिपोर्ट रिलीज करता है, उसका नाम है फ्लैश रिपोर्ट ऑन सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इस रिपोर्ट के अंदर बताता है कि अभी यानी इस पर्टिकुलर मंथ में कितना सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट जो है उसका काम चल रहा है, वो ऑनगोइंग है, उस पर कितना खर्चा लग रहा है, यानी कि जितना भी वो मॉनिटर करता है वो सारा एक रिपोर्ट के अंदर आपको बता रहा है। मॉस्पी जो है ये डेटा कहां से लेता है? पैमाना पोर्टल से। पैमाना पोर्टल क्या होता है? देखो, पैमाना पोर्टल के अंदर जो भी सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका वैल्यू 150 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है उसका ट्रैकिंग होता है। ठीक है, सपोज मान लो कि 4 गो रोड बना रहे हैं, 4 गो रोड, एक रोड का वर्थ है 200 करोड़, एक रोड का वर्थ है 500 करोड़, एक पुल है उसका वर्थ है 1000 करोड़। तो ये जो 150 करोड़ से ऊपर वाला जो प्रोजेक्ट है ये हाई प्रोजेक्ट है, हाई वैल्यू। तो इसका हम लोग ना मॉनिटरिंग करते हैं कि कितना हुआ, कितना खर्चा हुआ। अगर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो घपला होगा, 20, 25, 30 साल तक हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं बनेगा। उसीलिए हम लोग पैमाना पोर्टल के अंदर जो भी सेंट्रल सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, जिसका वर्थ 150 करोड़ या फिर से ज्यादा है, उसको मॉनिटर करते हैं। अब उसी पे जो भी डेटा हम लोग के पास आया है उसको यहाँ पर एज ए रिपोर्ट पेश किया गया है और कहा गया है कि अप्रैल 2026 के अंदर 1981 ऐसा ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि पैमाना के अंदर चल रहा है। इसका रिवाइज कॉस्ट कितना है? 42.78 लाख करोड़। कौन सा सेक्टर है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ऑनगोइंग चल रहा है? तो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे आता है एनर्जी सेक्टर और नंबर 3 पे आता है अदर सेक्टर। कौन सा मिनिस्ट्री है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट चल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। कौन सा ऐसा मिनिस्ट्री है जहां पर सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है? वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, ये न्यूज भी समझ गए। अगला न्यूज देखते हैं, पीएम वानी स्कीम। देखो, पीएम वानी स्कीम के अंदर कुछ हम लोग रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं। उस रिफॉर्म्स को समझने से पहले समझते हैं कि पीएम वानी स्कीम क्या होता है। तो
हर छोटा छोटा जगह पे हम लोग चाहते हैं कि वाईफाई हॉटस्पॉट सेंटर बने। वो वाईफाई हॉटस्पॉट सेंटर क्या करे, आपको 3 घंटा 4 घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए आपको वाईफाई का हॉटस्पॉट प्रोवाइड करे और उसके बदले में आपसे वो चार्ज करे। ठीक है, तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए स्कीम लाया गया था सरकार के द्वारा, जिसका नाम है पीएम वानी स्कीम, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। हर लोग वाईफाई का एक्सेस ले पाए। ठीक है, तो किस तरीके से फ्लो रहता है, इंटरनेट कंपनी इंटरनेट देता है और जो भी हॉटस्पॉट सेंटर है उसको हम लोग बोलते हैं पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस। ठीक है, पब्लिक डेटा ऑफिस के अंदर आप जा करके मोबाइल ऐप के थ्रू लॉग इन कर सकते हो, ऑथेंटिकेट कर सकते हो और अपना इंटरनेट का सुविधा ले सकते हो। ठीक है, ये जो पीडीओ है, पब्लिक डेटा ऑफिस, बहुत सारा रहता है, तो इनको मैनेज करने के लिए एक पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर भी बनाया गया है। ठीक है, तो ये पूरा इकोसिस्टम लाया गया है पीएम वानी स्कीम के अंदर। ठीक है, पीएम वानी स्कीम का 4 पिलर है, याद रखना है 4 पिलर है। पहला है पब्लिक डेटा ऑफिस, जहां पर जाकर के आप इंटरनेट का सुविधा ले पा रहे हो। दूसरा है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, जो कि मैनेज कर रहा है सारे पीडीओ को। मोबाइल ऐप, जिसके अंदर आप जाके ऑथेंटिकेट कर रहे हो। और सेंटर रजिस्ट्री। सेंटर रजिस्ट्री में क्या होता है, जब आप मान लो कि कोई भी लॉग इन किए हो तो वो रजिस्ट्री पे जाकर के लॉग इन हो गया है कि आपने इतना देर से इतना देर तक इंटरनेट यूज किया, आपने कितना खर्चा किया, सारा कुछ लिखाता है सेंटर रजिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो पीएम वानी स्कीम के अंदर ये 4 पिलर था। क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया है, अब जो है आप क्यूआर बेस्ड ऑथेंटिकेट भी कर पाओगे। ठीक है, मोबाइल फोन में या लैपटॉप में क्यूआर बेस्ड ऑथेंटिकेट कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पर 15 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट, यानी कि छोटा छोटा वाईफाई प्लान भी आपको मिलेगा। 15 मिनट के लिए आप वाईफाई ले सकते हो, 30 मिनट के लिए ले सकते हो, 60 मिनट के लिए ले सकते हो। ठीक है, पहले ज्यादा समय के लिए हुआ करता था। इसके बाद पीएम वानी का जो हॉटस्पॉट नेम है, अभी तक इतना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ था उसका, लेकिन अब उन नेम्स का हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। एक और बात, ये जो मोबाइल ऐप है ना, इसको डाउनलोड करोगे ना तो आपको ये भी बताएगा कि अगल बगल में कहाँ पर पीएम वानी स्कीम से के अंदर आप हॉटस्पॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं निर्भय रहो इनिशिएटिव। देखो, निर्भय रहो इनिशिएटिव के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था। प्रोग्राम का नाम क्या है, फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन लीगल प्रोविजन। ठीक है, अब निर्भय रहो क्या होता है, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, ये लोग तीनों मिलकर के निर्भय रहो इनिशिएटिव को चला रहा है, लॉन्च किया है 2026 में। इसको फंडिंग मिलेगा निर्भया फंड के अंदर। और ये जो है, इस इनिशिएटिव के अंदर हम लोग सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे कि वुमेन का सेफ्टी के लिए क्या क्या लीगल प्रोविजन है, वुमेन के साथ जो भी अन्याय होता है उसके लिए रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। तो किसको सिखाएंगे हम लोग, निर्भय नेत्री सिखाएंगे। मतलब कि जो भी इलेक्टेड फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी गांव में, उनको सिखाएंगे। जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, ठीक है, उसके बाद मान लो कि पंचायत सचिव हो गया, तो जो भी फीमेल है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों को हम लोग सिखाएंगे। तो जब फीमेल को सिखा रहे हैं उसको बोल रहे हैं निर्भय नेत्री, और जब मेल को सिखा रहे हैं उसको बोल रहे हैं निर्भय चेतना। ठीक है, इन लोगों को हम लोग लीगल प्रोविजन सिखाएंगे और पॉक्सो एक्ट क्या होता है ये सब सिखाएंगे। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या होता है ये सिखाएंगे। इसके बाद सिखाएंगे कि किस तरह से आप महिलाओं को सिखा सकते हो कि आप लोग को जब भी प्रॉब्लम हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो। तो सारा जानकारी हम लोग दे रहे हैं निर्भय रहो इनिशिएटिव के अंदर। साथ में एक निर्भय दृष्टि नाम का एक इंटरवेंशन भी हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, ताकि जो गांव में भी छेड़छाड़ का आता है इंसिडेंट, वो इंसिडेंट कम हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सार्थक पीडीएस का। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब आप जानते होंगे, जब सरकार जो है नॉर्मल इंसानों को, गरीब इंसानों को सब्सिडाइज रेट पे अनाज प्रोवाइड कराता है, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कैसे इसका सप्लाई चेन होता है, देखो, गवर्नमेंट जो है वो पहले सारा अनाज खरीदता है और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई का गोडाउन में रखता है। ठीक है, ये गोडाउन से जाता है सीधा स्टेट गवर्नमेंट का गोडाउन्स में, स्टेट गवर्नमेंट का गोडाउन से जाता है एफपीएस यानी फेयर प्राइस शॉप्स के अंदर, राशन दुकान के अंदर। और ये राशन दुकान वाला जो है ये आपको और दूसरे को सब्सिडाइज रेट पे सामान देता है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम के लिए पहले 2 ऐप हुआ करता था। ठीक है, जो गोडाउन्स है या मान लो जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इनके लिए पैसा देना, फिर एफपीएस के लिए कमीशन देना, यानी पैसा देने के लिए एक स्कीम लॉन्च हुआ था। ठीक है, और ट्रैकिंग करने के लिए दूसरा स्कीम लॉन्च हुआ था। अभी ये दोनों स्कीम को हम लोग
मर्ज करके एक तीसरा स्कीम बना दिया, उसका नाम रख दिया सार्थक पीडीएस। ठीक है, ओके। तो पहला स्कीम क्या था? पहला स्कीम का नाम था असिस्टेंस टू स्टेट एजेंसीज फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। इसके अंदर गवर्नमेंट पैसा देता था ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, हैंडलिंग के लिए, और एफपीएस का कमीशन देता था। दूसरा स्कीम क्या था? स्मार्ट पीडीएस, मतलब स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, जैसे कि ऑटोमेशन, मॉनिटरिंग, डिजिटलाइजेशन। जो भी इंसान कोई पैसा लेगा तो वहां पर वो आधार से अपना फिंगरप्रिंट दे करके ही वो सब्सिडाइज रेट पे सामान खरीद सकता था। दूसरा, कैमरा वैमरा लगा हुआ था आपका जाकर के गोडाउन सब में, तो अब वो सब चीज को स्मार्ट पीडीएस के अंदर नाम मान करके सब दोनों को मिला करके इस स्कीम के अंदर हम लोग डाल दिए हैं। तो सार्थक पीडीएस जो है ये अम्ब्रेला स्कीम बन गया है, इसके अंदर ये दोनों स्कीम चलेगा। ठीक है, सार्थक पीडीएस का भी फुल फॉर्म आप देख लो, स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस। इसके लिए सेंट्रल शेयर कितना रखा गया है, कितना रुपया सेंट्रल सरकार दे रहा है, केंद्र सरकार कितना पैसा दे रहा है? 25,530 करोड़ रुपया सरकार दे रहा है। 5 साल तक इसका ड्यूरेशन रखा गया है, 31 मार्च 2021 तक ये चलेगा। ठीक है, इसके बाद सरकार जो है 2022-23 में जितना भी खर्चा हुआ है हेल्थ को लेकर के, उसका यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो हेल्थ को लेकर के बहुत सारा खर्चा होता है, हेल्थ को लेकर के बहुत सारा खर्चा होता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं 2023 2013-14 से कंपेयर करते हैं 2022-23 को। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट हेल्थ के लिए कितना खर्चा किया है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाया होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हैंडल करने के लिए बहुत सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चलाया है। तो गवर्नमेंट आपके हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए कितना खर्चा किया है? तो 2013-14 में 1.15% ऑफ जीडीपी खर्चा किया था, 22-23 में 1.43% ऑफ जीडीपी खर्चा किया है। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर कैपिटा कितना हुआ है? तो 22-23 का बात करें तो 2,786 रुपया वो खर्चा किया है पर कैपिटा। ठीक है, ये जो है ये 2.5 टाइम्स हुआ है 2013-14 से। यहाँ पर है ना करीब करीब 1,000 के करीब होता था, अब यहाँ पर बढ़ गया है ये चीज। ठीक है, इसके बाद आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब कि आप अपना पॉकेट से कितना खर्चा कर रहे हैं। आउट ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर के अंदर आप अपना पॉकेट से कितना खर्चा कर रहे हैं, उसका कितना परसेंटेज है। ठीक है, ये समझेंगे। और दूसरा देखेंगे कि सरकार कितना खर्चा कर रहा है आउट ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? यानी कि देश में कितना हेल्थ के लिए खर्चा हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। अब कुछ गवर्नमेंट खर्चा कर रहा होगा, कुछ सिटीजन खर्चा कर रहा होगा, कुछ इंश्योरेंस कंपनी खर्चा कर रहा होगा, और कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम में खर्चा कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है वो बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 43.4% हम लोग खर्चा कर रहे हैं ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रहा है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर के अंदर? गवर्नमेंट 43.7% खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो जितना भी देश में हमारा खर्चा हो रहा है हेल्थ के रिगार्डिंग, हम लोग आउट ऑफ पॉकेट कितना खर्चा कर रहे हैं? 43.4%। और सरकार कितना कर रहा है? 43.7%। इसके बाद हम लोग जो है पहले 64.2% खर्चा करते थे आउट ऑफ पॉकेट, अभी कम करते हैं। कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस वाला पैसा खर्चा कर दे रहा है, कुछ सरकार खर्चा कर दे रहा है। ठीक है, इसके बाद प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पहले 3.4% खर्चा कर रहा था, अब वो खर्चा बढ़ा दिया है, 9.2% खर्चा करता है। ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी के अंदर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी बाय स्कीम्स हम लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, ये भी बढ़ा है। ठीक है, तो ये न्यूज भी आपका हो गया। नेशनल हेल्थ अकाउंट जो है इसको बनाता कौन है, प्रिपेयर कौन करता है? नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट न्यूज को देखते हैं, लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने क्या किया है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के हिसाब से पोर्ट को रैंकिंग दिया है। ठीक है, बेस्ड ऑन 3 सेगमेंट, 3 सेगमेंट के अंदर पोर्ट को हम लोग रैंकिंग दिए हैं बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। तो 3 सेगमेंट कौन कौन सा है? पहला सेगमेंट है ड्राई बल्क कार्गो, ऐसा पोर्ट जहां पर सूखा सामान सब ज्यादा जा रहा है, उसमें कौन बेस्ट परफॉर्म किया है? तो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा, ये अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरा सेगमेंट है लिक्विड बल्क कार्गो, यानी कि ऐसा कौन सा पोर्ट है जहां पर लिक्विड बल्क को अच्छे से हैंडल किया जाता है, अच्छे से परफॉर्म किया जाता है, तो है सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल गुजरात का। इसके बाद
कंटेनर कार्गो का सेगमेंट है, मतलब कि इस सेगमेंट के अंदर कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कि कंटेनर को अच्छे से हैंडल करता है। तो मुंद्रा पोर्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट न्यूज था। यहाँ पर हम लोगों ने पूरे मई का कवर कर लिया है पीआईबी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करो दोस्त। आपका लाइक के भरोसे मैं बैठा हूँ और आपका कमेंट के भरोसे बैठा हूँ। आपका एक एक कमेंट मेरे अंदर जो ऊर्जा भरता है वो आप समझ नहीं सकते हैं। आप एक कमेंट अगर पॉजिटिव करते हो, मेरा दिल दिन बन जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो आप जरूर कमेंट करो, एक लाइक करो, मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और सब्सक्राइब करके रखो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी या फिर रेगुलेटरी बॉडीज का तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आप हमेशा बेनिफिट में रहोगे अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे। चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत।